आपके फादर को मारा पीटा भी, ब्रदर को मारा पीटा? मेरे चाचा को मारा, उन्होंने कत्ल कर दिया उसको मस्जिद के गेट पर। 25 गोलियां मारी उसको। उन्होंने हमको गाड़ियों में भरा और ये हमको हर डिस्ट्रिक्ट में घुमा रहे थे। लोग पैसों की बारिश कर रहे थे हमारे ऊपर, हथियार देते थे, हमारा इंट्रोडक्शन देते थे। इन्होंने हमारे वीडियोस बनाए, हम अपने लैंग्वेज में बोलते थे कि हम उधर से भाग के आए हैं, हमें आज़ादी चाहिए। ये उसका वो ट्रांसलेशन करके यूरोपियन कंट्रीज में भेजते थे। कश्मीर का जो मसला पाकिस्तान ने उठाया, पाकिस्तान दो चीज़ें अचीव कर रहा है। एक तो वो सऊदी कंट्रीज से, तमाम मुस्लिम कंट्रीज से पैसा लाता है इस नाम पर। तो आप ये कहेंगे कि पाकिस्तान आर्मी ये मिलिटेंट्स को ट्रेन करती है, क्या ये बात सच है? पाकिस्तान ने खुद नकली मिलिटेंसी खड़ा कर दी बलूचिस्तान में, खुद ही सिपाही साहबा बनाया, खुद ही शियों को मरवाया, खुद ही मस्जिदों में धमाके करवाए। वहाँ पर जो रियल हुक्मरान है वो है आर्मी चीफ, वो है ISI चीफ। उन्होंने रातों रात हमको जो पढ़े लिखे थे उनको अलग कर दिया, बोला तुम लोगों को एक्टिंग करनी है। औरतें रखी हमारे घर में, सबको बोला ये तुम्हारी बीवी है, ये तुम्हारी बहन है, ये तुम्हारी माँ है। सुबह उन्होंने स्टीफन सोलाज को लाया। वो औरत स्टीफन सोलाज को बोलती थी, सर मेरा रेप हुआ है, इंडियन आर्मी ने किया। मुश्ताक अहमद भट्ट इंडिया के सबसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी अंडरकवर ऑपरेटिव्स में से एक हैं, जिन्होंने एस्पियोनाज के सबसे डेंजरस गेम में 2 जिंदगियां जीकर दिखाई। वो हिजबुल मुजाहिदीन के लिए इशफाक नामक एक ड्रेडेड टेररिस्ट कमांडर थे और इंडियन आर्मी के लिए रोमियो नामक एक डबल एजेंट, जिन्होंने 300 से ज्यादा मिलिटेंट्स को एलिमिनेट किया। ये मिलिटेंट कैंप में आपकी जो ट्रेनिंग थी वो कैसे हुई, थोड़ा इसको विस्तार में बताइए। पहले 15 दिन इन्होंने फिजिकल फिटनेस कैसी पाकिस्तान आर्मी ने करवाई। रॉक क्लाइंबिंग और छोटे हथियारों से फायरिंग रोज करवाती थी। मानसेरा साइड में हाईजैकिंग, मैप रीडिंग। खुफिया ट्रेनिंग में क्या क्या आता है सर? दिमाग खराब होता है, उनको बोलते हैं ये बारूद बांधो, जाओ मस्जिद हो आगे, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, अपने आप को ब्लास्ट कर लो, जन्नत मिलेगा। इसमें अजहर मसूद और हाफिज सईद का रोल है। एक लड़के के हाथ से उसको डर लगा, उसके हाथ से ग्रेनेड गिर गया, उसके इंस्ट्रक्टर को लग गया हाथ में। उसने वो खून ऐसे उठाया हाथ में और ऊपर की तरफ फेंका, ए अल्लाह गवाह रहना, मैंने कश्मीर की जिहाद के लिए खून बहाया। ये चीजें अनपढ़ जाहिल इनोसेंट लड़कों के सामने आप ये चीजें करोगे तो उनके जज्बात उभरेंगे। मैं एक्सपोज हो गया हूँ। उन्होंने प्लान किया था मेरे मारने का। हाँ। उनको पता था कि ये हिंदुस्तान का एजेंट है, इसको खत्म करना है। उनको कैसे शक हुआ आप पे? इसके सर की कीमत 10 लाख रुपए है। अच्छा सर, अपना एक कोई ऑपरेशन बताइए जो आपने एज अ अंडरकवर किया रोमियो बनके। ऑपरेशन हगाम। अगले दिन सुबह फायरिंग शुरू हो गई, मैं भी अंदर ही था। सफेद रुमाल जिस खिड़की के शीशे से बाहर आएगा उस खिड़की पर फायर नहीं करना है फौज ने। 5-6 दिन चला हुआ ऑपरेशन। 13 मिलिटेंट मर गए, 4 की लाशें नहीं मिली। पाकिस्तान ISI भी कंफ्यूज हो गया, ये ऑपरेशन हुआ तो हुआ कैसे। एक फियर्ड मिलिटेंट से एक डेकोरेटेड इंडियन आर्मी कैप्टन तक का सफर उन्होंने अपनी किताब ब्रेव हार्ट्स में भी दर्ज किया है। आइए स्वागत करते हैं इस ब्रेव हार्ट का, जिन्होंने कारगिल इन्वेजन को फेल करने और कश्मीरी यूथ को टेरर से टेरिटोरियल आर्मी की तरफ मोड़ने में बहुत योगदान दिया, कैप्टन मुश्ताक अहमद भट्ट। क्या होता अगर तो एक इंसान जो तबाह करने के लिए ट्रेन हुआ वो इंसानों का प्रोटेक्टर बन जाए। आज के हमारे गेस्ट की एक बहुत ही दिलचस्प स्टोरी है। उन्होंने कई साल मिलिटेंट ट्रेनिंग कैंप्स में गुजारे एज अ मिलिटेंट और फिर इंडियन आर्मी ज्वाइन करके एज एन अंडरकवर इन्हीं ट्रेनिंग कैंप्स में घुसकर 300 मिलिटेंट्स को एलिमिनेट किया एंड देन ही रोज टू द रैंक ऑफ अ कैप्टन इन द इंडियन आर्मी। ये कहानी कोई फिल्म नहीं है, ये है मुश्ताक अहमद भट्ट की असली कहानी एंड हिज जर्नी फ्रॉम अ स्पाई टू अ सोल्जर, अ मिलिटेंट टू अ मिलिट्री पर्सनल एंड फ्रॉम रोमियो टू कैप्टन मुश्ताक। थैंक यू इस बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन में जुड़ने के लिए। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। हिज स्टोरी डिजर्व्स टू गो वायरल। तो नमस्ते एंड जय हिंद कैप्टन मुश्ताक, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए बॉडी टू बीइंग में। तो मैं सबसे पहले तो जानना चाहूँगी कि एक पुलवामा के कॉलेज स्टूडेंट से लेकर आपकी जर्नी रही एक डेकोरेटेड इंडियन आर्मी ऑपरेटिव बनने तक की, मतलब ये फिल्मों से कम नहीं है। तो ले चलिए हमको 1988 में जहाँ पर ये शुरुआत हुई थी, क्या एग्जैक्टली हुआ?
जिस तरह वो एक बच्चों को सनसनी खेज कोई कहानी सुनाते हैं ना कि ये हुआ, फिर जिन्न आता था, फिर ये होता था, उसी टाइप से आज लोगों में ये अगर बात बोलेंगे तो ये बिल्कुल हूबहू उसी कहानी की तरह है कि लोगों को लगेगा पता नहीं ये जिन्न थे जिन्होंने 3-3 मुल्क पैदल निकाले, क्योंकि आज के डेट में आज के जवान तो 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर चलने के लिए तैयार नहीं है। तो 2 कंट्रीज़ चलना, ये वही देवों वाली कहानी लगती है। ये 87 में वहाँ पर एक नई पार्टी, एक नई सियासी पार्टी खड़ी हो गई थी, क्योंकि उन दिनों सेंटर की मरकज़ की एक ही नेशनल पार्टी थी वहाँ, कांग्रेस, बाकी कोई नेशनल पार्टी नहीं थी। और लोकल जो पार्टी थी वो थी नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो उसी में लोगों में एक नया महाज बन गया। तमाम लोकल जो पार्टियां थी उन्होंने मफ बनाया, मुस्लिम मुत्तहिदा फ्रंट, उसको मफ के नाम से बोल रहे थे। जम्मू कश्मीर के मसले ज़्यादा मरकज़ तक नहीं पहुंचते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचते थे। तो नाराज़ हो गए कुछ लोग, पाकिस्तान ने उसका एडवांटेज उठाया। और मेरे जैसे लोग हज़ारों में, जो उस वक्त 18 साल 19 साल मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ता था, सेकंड ईयर में पढ़ता था, तो हमने भी सोचा कि हम भी एक स्टाइल से यहाँ पिस्टल रखेंगे, फिर कॉलेज जाएंगे। हमें पता नहीं था ये, ना हमको ये पता था कि ये लड़ाई देश के ख़िलाफ़ है, न हमको ये पता था कि ये पाकिस्तान का मोहब्बत है। हम बस स्टाइल में यही पिस्टल लाना, यहाँ रखना, फिर कॉलेज जाना, वही ना वो एक ग्लैमर टाइप। तो हम भी फंस गए उसमें। तो मैं भी एक पॉलिटिकल घराने का लड़का, सबसे छोटा। आपके ग्रैंडफादर शायद से फ्रीडम फाइटर थे। और उन दिनों कांग्रेस ही थी वहाँ सेंटर पार्टी, और वो कांग्रेस के साथ ही थी। एंड उन्होंने 53 में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वहाँ पर सोशल बायकॉट किया कांग्रेस वालों का, वो सोशल बायकॉट उसने झेला मेरे दादाजी ने। और जब ये 89 में ये टेररिज्म वेरिज्म शुरू हो गया, ये लड़के सिलेक्ट करने शुरू कर दिए, पाकिस्तान ने एडवांटेज उसका उठाया, तो हमारे घर भी मिलिटेंटों का आना जाना रहा, टेररिस्ट का आना जाना रहा। तो और हमको ये पहले से ही बोलते थे ये हिंदुस्तानी है, क्योंकि हमारे घर में कांग्रेस वालों की बड़ी बड़ी मीटिंगें होती थी, लोकल कांग्रेस, सेंटर कांग्रेस के मेंबर आते थे। तो एक माहौल सा था। एक तो ये था कि हम मुखिया थे गाँव में, बड़े लैंडलॉर्ड थे, तो हमारे घर में फ्रीक्वेंटली आते थे खाना खाने के लिए। और मेरे को सबसे उसमें जो गलत चीज़ लगता था कि मेरे दादाजी के साथ, मेरे पेरेंट्स के साथ वो बदतमीज़ी करते थे, अरे हिंदुस्तानी ये वो। तो मैंने बिल्कुल फैसला किया कि पुलिस के पास जाएंगे, आर्मी थी नहीं उन दिनों, तो मैं सिक्योर करूंगा अपने घर वालों को। मेरे ख्याल से उन्होंने आपके फादर को मारा पीटा भी, ब्रदर को मारा पीटा। मेरे चाचा को मारा उन्होंने 96 में, कत्ल कर दिया उसको मस्जिद के गेट पर, 25 गोलियां मारी उसको। क्यों? यही उनको शुरू से ही शक था कि ये किसी एजेंसी से के साथ काम करता है, या ये मरकज़ का आदमी है, ये सेंटर का आदमी है। मेरे चाचा पर वो ज़्यादा डाउट कर रहे थे कि ये लोगों को बोल रहा है डरो नहीं। और सबसे बड़ी गलती उसकी ये थी कि वहाँ हमारा पड़ोसी गांव एक सरदार गांव था, तो वो भी भागना चाहते थे पंडितों के साथ ही 90s में। उसने रोका उनको, उस मेरे चाचा जी ने, बड़े चाचा जी थे मेरे, उसने बोला नहीं मैं नहीं जाने दूंगा। उसने पंडितों को रोका, क्योंकि उसके पास अब सर्टिफिकेट थी कि उसका भाई का लड़का टेररिस्ट बना था, मैं भी एक छोटा मोटा कमांडर था। तो शुरू में यहाँ से करूँगा कि 89 एंड में, दिसंबर में शुरुआत की मैंने इनके साथ, टेररिस्टों के साथ, कि मैं आपके साथ ही जाऊँगा, मैं भी दहशतगर्द बनूँगा, मैं भी मुजाहिद बनूँगा सो कॉल्ड। और इन्होंने मेरे को सिलेक्ट किया। पर ऐसे आप में क्या भावना उत्पन्न हुई कि आप इनके साथ जाना चाह रहे थे, टेररिस्ट के साथ? शुरू में मेरी यही भावना थी कि मेरे दादाजी, मेरे ये चाचा जी भी गए थे सिक्योरिटी मांगने के लिए, तो इनको सिक्योरिटी नहीं मिली।
किस And किस लिए सिक्योरिटी मांगने के लिए गए थे? गए थे पुलिस के पास, बाकी जो भी। अच्छा, कि हमें क्योंकि- बचाओ, हाँ, अत्याचार मत करो हम हाँ, पे। क्योंकि जिस स्टेट का वजीर आला, जिस स्टेट का सीएम भाग जाएगा, 90s में फारूक अब्दुल्ला भाग गया, हाँ, 1990 में, correct। जिस स्टेट का बड़ा भाग जाएगा तो लोगों की क्या हालत होगी, और नेशनलिस्ट जो लोग थे यहाँ उनकी क्या हालत हुई। और वही अफवाहें फैली, वही कत्ल गारत किया गया 90 में, पंडित लोग भाग गए, अपनी ज़मीन जायदाद मकान रातों रात भाग गए, बिना कपड़ों के भाग गए। क्योंकि जब किसी कौम में ना अफवाहें ज़्यादा फैलती है या दंगे होते हैं या बाकी चीज़ होते हैं, तो पड़ोसियों को बहुत ना कीनली वो देखते हैं कि इससे क्या फ़ायदा उठाएंगे हम। एक तो उन्होंने पंडितों को यहाँ भगा के ये किया कि एक दहशत कायम की, और जो अंदर नेशनलिस्ट थे उनको मारा। मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि अब पुलिस ने हाथ खड़ा कर दिए, सीएम भाग गया, अब क्यों ना मैं ही भी दहशतगर्द बन के अपने ख़ानदान, अपने पूरे परिवार को बचाऊं। एंड मैंने डिसाइड कर दिया और मैं निकल गया पाकिस्तान। जब मैं पहुंचा पीओके, ये 1989 की बात है। ये 90 मार्च को मैं पहुंच गया वहाँ, मार्च 90 में पहुंच गया मैं वहाँ। तो जो ही मैं पहुंचा वहाँ, हमने कुपवाड़ा से शुरू कर दिया चलना, रात भर हम चले, सुबह सवेरे हम पहुँचे पीओके के अठमुकाम में पाकिस्तान आर्मी ने हमको चाय पिलाई, हलवा खिलाया, और उन्होंने शुरू से ही बताना शुरू कर दिया कि अब तुम लोग जहाद करोगे, अब तुम लोग ये करोगे, हम भी आ रहे हैं, बस आप लोग हथियार ले लो, आप पहुँचो वैली में वापस, बस हम भी आ रहे हैं, आज़ादी दिलाएंगे आप लोगों को। तो उस बचपने में ना ये बातें बड़ा अंदर से इंसान को लग रहा था शायद सच बोल रहे हैं। बट वक्त के साथ साथ जो ही मैं मुजफ्फराबाद पहुंचा, मेरे साथ और लड़के थे, मुजफ्फराबाद में हमने खाना खाया दिन का, तो वहाँ से ही मेरे को शक हुआ कि ये जहाद नहीं है, ये धर्म युद्ध नहीं है, ये 2 नंबरी लड़ाई है, ये पाकिस्तान की लड़ाई है। कैसे लगा आपको? देखिए कैसे मेरे को लगा, ये बहुत अहम सवाल किया आपने। वहाँ पर मेरे को लगा कि उन्होंने हमको गाड़ियों में भरा और ये हमको हर डिस्ट्रिक्ट में घुमा रहे थे, ये हमको हर जगह घुमा रहे थे, मस्जिदों में घुमा रहे थे। तो लोग पैसों की बारिश कर रहे थे हमारे ऊपर, पैसे देते थे, हथियार देते थे, और उनके सामने इंट्रोडक्शन देते थे। वो बोलते थे कि ये लोग भारतीय फौज से भाग के आए हैं, अपनी जान बचा के आए हैं, इसी तरीके से वो बोलते थे। इनके घर में जो औरतें थी उनके साथ जाती हुई है, ये भाग के आए हैं, इन्होंने जहाद करना है, इन्होंने कसम खाई है। इन बातों से मेरे को लगा कि ये अगर ये धर्म युद्ध होता तो धर्म युद्ध में 2 नंबरी नहीं, करेक्ट। तो ये 2 नंबरी क्या कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा हमने देखा कि पैसे दुनिया भर के मिलते थे लोगों में। एक ना ये था कि हम इन गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं, हम इनकी आज़ादी की मदद कर रहे हैं, बट वो पैसे हम में से किसी को नहीं देते थे। हमारे को वही पुराने कपड़े, लोगों के फेंके हुए जूते, बाकी चीज़ें देते थे। हमने कभी नहीं देखा कि हमारे ऊपर 10 रुपया खर्च हुआ। उधर से ही मेरे को शक हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की और मेरे को इस्तेमाल किया जा रहा है। क्योंकि मैं थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा, उस दिन कम से कम TDC पास, फर्स्ट ईयर पास ये माना जाता था उन दिनों 90 में। आप तभी कॉलेज में थे, बैचलर ऑफ आर्ट्स कर रहे थे? कॉलेज में था मैं। तो हमको इन्होंने खूब इस्तेमाल किया, इन्होंने पैसे कमाए, इन्होंने हमारे वीडियोस बनाए। अच्छा। इन्होंने हमारे को बिल्कुल, हम पैगाम देते थे उसका वो ट्रांसलेशन करते थे, अरबियन कंट्रीज़ में भेजते थे। क्यों? पैसा कमाने का एक ज़रिया। ये हमको बोलते थे कि लॉट ऑफ मनी ज़रूरत है हमको ये जंग लड़ने के लिए। तो उससे पैसे कैसे आता है इन वीडियोस से? लोगों को हमदर्दी दिखाने के लिए, हमदर्दी दिखाने के लिए। मैं आज भी कहता हूं कि कश्मीर का जो मसला पाकिस्तान ने उठाया, पाकिस्तान 2 चीज़ें अचीव कर रहा है। एक तो वो सऊदी कंट्रीज़ से, तमाम मुसलमान कंट्रीज़ से पैसा लाता है इस नाम पर, रिहेबिलिटेशन ऑफ कश्मीर, बाकी चीज़ें। दूसरा, वो अपने स्टेट की लड़ाई लड़ रहा है इंडिया के साथ, जो कि
पाकिस्तान को पता है कि मैं इंडिया के साथ आमने सामने की लड़ाई नहीं कर सकता, ना मैं जीत सकता, क्योंकि 1971 के बाद पाकिस्तान का जो सरेंडर हुआ, 1 लाख के करीब फौज सरेंडर हुआ, ये पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में पहला वाक़ा है कि 1 लाख फौज ने सरेंडर किया और उसके बाद दूसरा मुल्क बना। हमने देखा है जर्मनी में भी हुआ, बाकी और कंट्रीज़ में भी हुआ, बट द हिस्टोरिकल सरेंडर जो बांग्लादेश में हुआ, उससे पाकिस्तान को पता है कि मैं भारत के साथ आमने सामने की लड़ाई नहीं कर सकता हूँ। इसीलिए वो लोगों को कश्मीर के नाम पर, किसी और चीज़ के नाम पर बहका के हमारे अगेंस्ट लड़ाई छेड़ी है उसने, और पैसा भी कमा रहा है। सर, मेरा एक सवाल यहाँ ये है, जब पाकिस्तान को हम आतंक के साथ देखते हैं, हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान आतंक को फंड कर रहा है, स्पॉन्सर कर रहा है। बाकी सारे देश तो डिप्लोमेसी के नकाब में ज़्यादा कुछ बोलते नहीं हैं, बट पाकिस्तान को पूछो तो पाकिस्तान कहता है नहीं, ये तो रोग एलिमेंट्स हैं इंडिया के, या बलूचिस्तान से आ रहे हैं लोग। तो आप रहे हैं पाकिस्तान में और बहुत टाइम से रहे हैं, और फिर बाद में आप 4 बार पाकिस्तान गए भी हैं, तो एक्चुअल में है क्या, मतलब क्या है एग्जैक्ट ट्रूथ, क्या है इसके पीछे? 80s में जो सोवियत यूनियन और अफ़गानिस्तान की, मैं थोड़ा बैकग्राउंड में जाऊंगा, जो लड़ाई हुई, उस लड़ाई को पाकिस्तान आर्मी ने खूब कैश किया। जिस तरह कश्मीरियों को बेवकूफ़ बना के उसने ये अचीव करने की कोशिश की कि मैं भारत को कमज़ोर करूंगा, इसी तरह उसने अफ़गानिस्तान को बेचकर भी भारत को कमज़ोर करने की कोशिश की, और इस वक्त भी कर रहा है। जब सोवियत यूनियन वहाँ से निकला, उसके बाद यहाँ पर अफ़गानिस्तान में हुकूमत आनी थी, पाकिस्तान ने नहीं आने दी। पाकिस्तान ने तालिबान को खड़ा कर दिया, और जिन 7 ऑर्गेनाइजेशंस को पाकिस्तान ने ही खड़ा किया था अमेरिका के कहने पर, उनके अगेंस्ट तालिबान को इस्तेमाल किया, क्योंकि पाकिस्तान को लग रहा था कि तालिबान उसका ज़्यादा नमक हलाल है एज़ कम्पेयर टू बाकी गुलबदीन, वो रुबानी, बाकी कमांडर्स, क्योंकि तालिबान शुरू से ही पाकिस्तान के स्कूलों में, पाकिस्तान के रिफ्यूजीज़ कैंपस में पले बड़े हैं, तालीम पढ़ी है, और तालिबान के जो बड़े बड़े कमांडर थे वो पाकिस्तान के हमनवा थे। वो चाहते थे कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान एक ही बने। फिर जब उसने डिसआर्म करवाया बाकी तंजीमों को, तालिबान को हुकूमत दी, पाकिस्तान ने ही दी, और तालिबान को पता लग गया कि ये पाकिस्तान तजारत कर रहा है हमारे नाम पर। पाकिस्तान को पता लग गया कि जो 1 रुपया सऊदी अरब से आता है, उसमें से टोटल 16 पैसे अफ़गानिस्तान को मिल रहे हैं। 84 पैसे पाकिस्तान खा रहा है, और उसमें भी पाकिस्तान स्टेट नहीं खा रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी खा रहा है। पाकिस्तान आर्मी अपना नवीनकरण जो पाकिस्तान ने किया अपनी आर्मी का, वो अफ़गानिस्तान की लड़ाई के ऊपर किया उसने। तो आप ये कहेंगे कि पाकिस्तान आर्मी ये मिलिटेंट्स को ट्रेन करती है, क्या ये बात सच है? ट्रेंड ही नहीं करती है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि एक उनका, जिस तरह हर एक आर्मी में एक यूनिट होती है आर्टरी, एक यूनिट होती है इन्फेंट्री, इसी तरह पाकिस्तान आर्मी की के ज़ेर असर अफ़गानिस्तान लड़ाई से लेकर कल तक आज थोड़ा छुप छुपा है, पहले ओपनली थी, अल जहाद फिल इस्लाम। ये एक वो फोरम था कि अगर अफ़गानिस्तान में 10,000 लड़के, 20,000, 40,000, 50,000 लड़के वहाँ ट्रेंड हुए, उसमें से बहुत से लोग वो है जिनको पता ही नहीं है, क्योंकि लड़ाई थी सोवियत यूनियन, जिनको पता ही नहीं हमारा माँ कौन है, बाप कौन है। वो एक ये ट्रैप ही पाकिस्तान आर्मी के अंडर था। उनमें से मैक्सिमम जो भी हमारे अगेंस्ट फिदाइन किए गए, सुसाइड अटैक्स किए गए हमारे अगेंस्ट 2000 से लेकर अभी तक, उसमें वो खर्च हो गए। और भी जैसे बम्बई अटैक, जैसे बाकी जगहों पर अटैक हो गए, उसमें से अपना हिस्सा वो डालते थे। वो आज भी बड़े बड़े अदारों में, बड़े बड़े आर्मी के ज़ेर असर जो बड़े बड़े अदारे हैं, उनमें आज भी वो पल रहे हैं, आज भी वो बढ़ रहे हैं, आज भी वो तैयार कर रहे हैं। वो मशीन कभी ख़त्म नहीं हुई, वो माँ अभी तक मरी नहीं। तो वो ऐसे क्यों बोलते हैं कि हम क्यों आतंक को फैलाएंगे जब हमारे खुद के देश में आतंक है, तो ये तो तुम लोग कर सकते हो ऐसा?
पुरानी कहावत है कि जब आप सांप पालोगे, जब आप ये चीज़ें करोगे, तो कितना भी आप करो वो डसे बगैर आपको नहीं रहेंगे। पाकिस्तान ने खुद बनाए ये, पाकिस्तान ने खुद नकली मिलिटेंसी खड़ा कर दी बलूचिस्तान में, खुद ही सिपाही साहबा बनाया, खुद ही शियों को मरवाया, शिया लोगों को मरवाया, खुद ही मस्जिदों में धमाके करवाए, अपने खुद के मस्जिदों में धमाके करवाए। लेकिन क्यों करेगा कोई भी देश ऐसा, क्यों वही करेगा? मैं बताता हूँ। जिस दिन पाकिस्तान में हमारी तरह डेमोक्रेटिक हुकूमत बनेगी, डेमोक्रेटिक हुकूमत की सुपरमेसी होगी, उस दिन हमारे अगेंस्ट हमले कम होंगे। क्योंकि पाकिस्तान में दिखाने के लिए हुकूमत है, दिखाने के लिए वो शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इमरान खान, बाकी लोग हैं, बट वहाँ पर जो रियल हुक्मरान है वो है आर्मी चीफ, वो है आईएसआई चीफ। जब तक उनके पावर्स कम नहीं होंगे तब तक ये नहीं होगा। बाकी वो खुद तजुर्बे कर रहे हैं, आजकल भी वो बोल रहे हैं कि भारत ने किया, उसने किया, इसने किया। नो, उनको वही जो उन्होंने बोया वही काट रहे हैं। कितना देर लोग बेवकूफ़ बनेंगे। हम कश्मीरियों को भी इन्होंने ऑन द नेम ऑफ जहाद, ऑन द नेम ऑफ होली वार, हमको भी बेवकूफ़ बनाया। कितनी देर आपको ये बोला कि होली वॉर है? बिल्कुल। और क्या बोला, किसके अगेंस्ट ये वॉर है, क्या बोला? मैं आपको बताऊंगा, दूसरा इंसिडेंट मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मेरे को ना ये पता लगा कि पाकिस्तान दुनिया में वर्स्ट इस्लामिक कंट्री है। मैं इसे मैं इस्लामिक कंट्री उस बोलूँगा नहीं, क्योंकि 90 में कांग्रेसमैन आया पाकिस्तान अमेरिका से, स्टीफन सोलाज, मेरे को याद है। स्टीफन सोलाज आया, वो उसको दौरा करना था, देखना था ये रिफ्यूजीज़ जो कश्मीर से आए हैं। तो उन्होंने रातों रात हमको जो पढ़े लिखे थे उनको अलग कर दिया, बोला तुम लोगों को एक्टिंग करनी है। हमको एक गुजर बस्ती में ले लिया, हमारी औरतें रखी हमारे घर में। वो पता नहीं कहाँ से वो ट्रेन करके लाई थी, सबको बोला ये तुम्हारी बीवी है, ये तुम्हारी बहन है, ये तुम्हारी माँ है। ऐसे उसने एक गुजर बस्ती बनाई। सुबह उन्होंने स्टीफन सोलाज को लाया। स्टीफन सोलाज को वो बोल रहे थे कि देखो ये कश्मीर से भाग के आए हैं। कोई औरत दिखा रहे थे हमारे टेंट में से या हमारे कोठे में से। वो औरत स्टीफन सोलाज को बोलती थी, सर मेरा रैप हुआ है, इंडियन आर्मी ने किया। और डॉक्टर की मेडिकल सर्टिफिकेट नकली। उन्होंने स्टेज ड्रामा एक टाइप का ना, वो जैसे फिल्म हमारी बनती है इस टाइप से फिल्म बनाई, उसको दिखाने के लिए। उस दिन भी हमारे में से बहुत लड़कों ने सोचा कि ये धर्म युद्ध नहीं है, ये हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये अपने मसले हल कर रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें हुई जो हम जैसे हसास लड़कों को दिमाग में स्ट्राइक कर गई। और हम मैंने आते ही घर वालों को बोला मैं सरेंडर करूँगा। आपके सरेंडर करने से पहले सर, मैं एक्चुअली आपकी स्टोरी जानना चाह रही थी। ये मिलिटेंट कैंप में आपकी जो मिलिटेंट ट्रेनिंग थी वो कैसे हुई, थोड़ा इसको विस्तार में बताइए। आप पहले 15 दिन अफगानिस्तान थे ना, फिर आप पीओके आए जलालाबाद। जब यहाँ से क्रॉस किया मैं सीधा पहुँचा पीओके में। मुजफ्फराबाद उसकी राजधानी है, कैपिटल। उधर से इस्लामाबाद पाकिस्तान। वहाँ सेफ हाउस में हम रहे 2 दिन। वहाँ पर इन्होंने हमको ट्रकों में बिठाया और भेज दिया जलालाबाद, अफ़गानिस्तान, ट्रकों में। क्योंकि उन दिनों भी 90 में भी बेनज़ीर हुकूमत थी पाकिस्तान में, बट वही हुकूमत, नॉमिनल हेड, रियल हेड वही थे जो हमको चला रहे थे, जो हमको ला रहे थे, जो हमको ले जा रहे थे, जो हमको हर चीज़ प्रोवाइड कर रहे थे। जलालाबाद पहुँचे हम। जलालाबाद में इन्होंने हमको 15 दिन रखा, बेसिक ट्रेनिंग, छोटा मोटा हथियार, ये वो। उसके बाद कितने लोग थे आप तभी? लगभग थे हम 173 ने हमने क्रॉस किया हमने इकट्ठे। वहाँ हम 5 ट्रकों में गए हैं, लगभग 200 के करीब थे। अच्छा, और ये कहाँ से थे लोग? ये पूरा वैली से थे, सारे लोग कश्मीर से थे। और ये हिजबुल मुजाहिदीन की बात हो रही है, राइट? उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ये हिजबुल मुजाहिदीन की बात थी। और वहाँ पर हम हिजब इस्लामी के कैंप में गए, गुलबदीन हिकमतयार के कैंप में। तो ये 2 अलग अलग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हो गई। क्योंकि अफ़गानिस्तान में हिजबुल मुजाहिदीन को जो
थी वो थी हिज़्ब इस्लामी। तो व्यूअर्स के लिए सबसे हिजबुल मुजाहिदीन एक सबसे ओल्डेस्ट और सबसे प्रोमिनेंट टेररिस्ट आउटफिट है जो कश्मीर वैली में काफ़ी ऑपरेट करता है और बहुत सारे उन्होंने मैसेकर्स करे हैं, एम्बुश करे हैं, अटैक्स करे। मेरे ख्याल से 98 से मैं पढ़ रही थी, 98 से अप अंटिल 2019 तक उन्होंने काफ़ी कुछ करा है, राइट? एक्चुअली जो अफ़गानिस्तान में हिज़्ब इस्लामी थी वो अमेरिका ने खड़ी कर दी अगेंस्ट सोवियत यूनियन। अच्छा। वही आशीर्वाद इनको मिला आगे भी, जो इन्होंने हिज़्बुल मुजाहिदीन बनाई। और बाद में जमात इस्लामी ने बोला कि हिज़्बुल मुजाहिदीन हमारी मिलिट्री विंग है। 15 दिन हम वहाँ रहे, बेसिक छोटे मोटे हथियारों से इन्होंने हमको जानियाब करवाया, वो ट्रेनिंग करवाई। उसके बाद उन्होंने हमको खोस्त भेजा, एक और स्टेट अफ़गानिस्तान की, वहाँ इन्होंने लाइव लड़ाई में हमको भेजा, जो नजीबुल्लाह सरकार के साथ थी, क्योंकि सोवियत यूनियन निकल गया था। अब नजीब सरकार वहाँ थी सोवियत यूनियन की मदद से, और उधर नार्दर्न अलायंस में वो अहमद शाह मसूद था, तो उसके साथ ज़्यादा टकराव नहीं था, टकराव नजीबुल्लाह के साथ ही था। तो ये उसके बाद उन्होंने वहाँ पर कुछ टाइम रखा हमको आगे लड़ाई में। उसके बाद अचानक इन्होंने हमको वापस बुलाया पीओके। ओके। और ये सब दौरान ट्रेनिंग का टाइम पीरियड कितना था और ट्रेनिंग में क्या क्या आपको कराया गया? पहले 15 दिन इन्होंने बिल्कुल वो छोटे मोटे हथियार दिखाए और चलाना वलाना, जैसे कि ये AK-47, UMG, पीका, यही ग्रेनेड्स, ग्रेनेड ये तो, और बारूद, ये 15 दिन इन्होंने। उसके बाद उन्होंने सीधा महाज पर भेजा, उसमें लड़ाई में भेजा। उधर RPG-7, दशाका, एंटी एयरक्राफ्ट, बाकी चीज़ें वहाँ पर BM वो भी एक मिसाइल टाइप है, शोल्डर से चलाते हैं, इलेक्ट्रिक मिसाइल है, तो छोटा मिसाइल, तो वो भी सिखाया। वहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। और फिजिकल फिटनेस कैसी? फिजिकल फिटनेस आते समय पाकिस्तान आर्मी ने करवाई। रॉक क्लाइंबिंग, बाकी जो भी आर्मी में बेसिक ट्रेनिंग है वो करवाई, और छोटे हथियारों से फायरिंग रोज़ करवाते थे। कितना टाइम ये ट्रेनिंग पीरियड आपका चला? जब हम वापस पाकिस्तान POK में पहुंच गए तो हम लगभग 1 महीना 1.5 महीना हम सुबह मॉर्निंग टाइम PT, रॉक क्लाइंबिंग, और एक पीरियड होता था इसका हथियारों का। और लोगों को प्लेन चलाना भी सिखाया हो सकता है? उसमें वो सिखाते थे ज़्यादा, उसमें कुछ लोगों को भेजते थे उधर मानसेरा साइड में, उनको हाईजैकिंग, मैप रीडिंग, बाकी चीज़ें सिखाते थे। और ये कौन सिखाता? ये पायलट्स कौन थे? वो पायलट्स, वो भी ISI के अंडर ही होता था। उधर बहुत ज़्यादा वो उन लोगों को सिलेक्ट करते थे जिनके बारे में उनको फैमिली बैकग्राउंड भी आता था कि ये एंटी इंडिया है। हमारे जैसे लड़कों को उसमें सिलेक्ट नहीं करते थे। अच्छा। उसमें वो सिलेक्ट करते थे बिल्कुल, और जो सुसाइड अटैकर्स हो शायद से, है ना, उसमें ज़्यादा करते थे, जिसमें इनको लग रहा था कि कोई 65 की लड़ाई में, 47 की लड़ाई में कोई कश्मीरी जो भाग गया, या कोई कश्मीरी का जो हिस्ट्री रहा है एंटी इंडिया, उनके बच्चों को सिलेक्ट करते थे या उनको देते थे वो वाली ट्रेनिंग, जो खुफिया ट्रेनिंग। बाकी खुफिया ट्रेनिंग में क्या क्या आता है सर? मॉनिटरिंग कर लो, जहाज़ का, मिलिट्री का, फौजी मूवमेंट करो, मॉनिटर, बाकी चीज़ें। उस बंदे को वो नहीं देते हैं कि ये काम की जाओ आप हथियार उठाओ लड़ो ना, इसमें कैटेगराइज करते हैं ये लोगों को। कुछ लोगों का काम होता है, जिनका दिमाग ख़राब होता है, उनको बोलते हैं ये बारूद बांधो, जाओ आपको जन्नत मिलेगा, मस्जिद हो आगे, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, वटएवर, या भीड़ हो, अपने आप को ब्लास्ट कर लो, जन्नत मिलेगा। उनका माइंडसेट ही ऐसा होता है उन लोगों का, जिनको वो अलग ही लेते हैं। कुछ लोगों का उनको लग रहा है कि ये किसी बहुत तगड़ी जगह पहुंच सकता है, उसको बोलते हैं वापस जाओ, आप पढ़ो, कॉलेज में एडमिशन ले लो, किसी भी कॉलेज में किसी मुकाम पर पहुंचो, वहाँ से आप हमारा फ़ायदा कर सकते हो।
ये इंटेलिजेंस का रोल है। पर इन लोगों की साइकोलॉजी क्या होती है, सुसाइड बॉम्बर्स की, सुसाइड अटैकर्स की? मतलब एकदम अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर दे, ऐसे क्या वो लोग बोलते हैं, या उनका इंडोक्ट्रिनेशन कैसा होता है कि ये लोग पूरा अपने आप को सैक्रिफाइस, मरने के लिए तैयार हो जाते हैं? अजहर मसूद और हाफिज़ सईद का रोल है, जो अफ़गानिस्तान में भी सुसाइड अटैक्स हुए उनको भी इन लोगों ने ही तैयार किया। मैं आपको मिसाल दे दूंगा। हम एक जगह पर थे, वहाँ पर वो आईएसआई का वो इंस्ट्रक्टर सिखा रहा था ग्रेनेड फेंकना। तो एक लड़के के हाथ से उसको वो डर लगा, उसके हाथ से ग्रेनेड गिर गया वहाँ ही। उस बंदे ने ऐसे किक मारी, उस ग्रेनेड को फेंका नीचे, तो किक मारते मारते वो ग्रेनेड ब्लास्ट हो गया। उस आईएसआई के इंस्ट्रक्टर को लग गया हाथ में, थोड़ा यहाँ लग गया, हाथ में भी थोड़ा छरा लग गया। हम देख रहे थे, उसने वो खून ऐसे उठाया हाथ में और ऊपर की तरफ फेंका। ए अल्लाह, गवाह रहना, मैंने कश्मीर की जहाद के लिए खून बहाया। ये चीज़ें जब अनपढ़ जाहिल इनोसेंट लड़कों के सामने आप ये चीज़ें करोगे तो उनके जज्बात उभरेंगे। इसी तरह इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिलेक्ट कर दिए अफ़गानिस्तान में लड़के, कुछ पाकिस्तान में, जिनका थोड़ा जो डिप्रेशन में थे, जिनका बाप नहीं था, जिनकी माँ के साथ मुलाकात नहीं हुई थी, बचपन में वो पैदा हुआ किसी अनाथालय में बड़ा हो गया, 10 साल बाद उसको आप बोलोगे ये माँ की कब्र है, यहाँ पर आपका बाप कब्रिस्तान में है, उसने मरने से पहले 10 रूसी फौजियों को मारा, उसने मरने से पहले ये काम किया, वो काम किया। इस बच्चे के ऊपर एक असर रहता है। एक तो इसने माँ बाप को देखा नहीं, शफकत देखी नहीं, इसके ऊपर एक असर रहता है उसका, जिसने ये बताई ये कहानी उसको। वो कहानी मनगढ़ंत कहानी, सो कॉल्ड कहानी होती है। इस बच्चे को फिर अलग किया जाता है और इसको ऐसे ही बच्चों के साथ रखा जाता है। इनको दिन रात ये बोला जाता है कि तुम लोग इस दुनिया के लिए है ही नहीं, तुम लोग सीधा जन्नत के लिए है, हूरें इंतज़ार कर रही है, तुम लोग अगर इस दुनिया में रहोगे तुम लोग गंदे हो जाओगे, पापी बन जाओगे। जब इस बंदे के दिमाग में ये डल गया, उसको बारूद का जैकेट पहन लिया उसने, वो क्या देखेगा, ये आगे मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च है, क्या है। इसमें अमेरिका ने भी अपना रोल निभाया। अमेरिका ने भी एक दिन इन सुसाइडर्स को इस्तेमाल किया, बट ये जो कुदरत का कानून है अमेरिका ने भी भुगता, बिल्कुल, उसने भी इसके नताइज उठाए। अमेरिका ने कैसे इनको यूज़ किया, सुसाइड बॉम्बर्स को? जब सोवियत यूनियन के अगेंस्ट अमेरिका ने यही थ्योरी उनको बताई, पाकिस्तानी सुसाइड बॉम्बर्स, पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, यमनी, मिस्री, जो भी उसमें लड़ाई में, अफगान वार में आए थे लोग, उनको भी इसी तरीके से इस्तेमाल किया इसने। इसी तरीके से आईएसआई ने भी वहाँ नर्सरी बनाई थी सुसाइड बॉम्बर्स की। और आज के डेट में अगर पाकिस्तान बोल रहा है कि हमारे ऊपर जाफर एक्सप्रेस, इस एक्सप्रेस, उस के हमला हुआ, फिदायिन हुआ, ये तो उनका खुद का पैदा किया हुआ, इसमें वो दोष नहीं दे सकते किसी को। अगर ये लड़के जो बिना डीएनए के हैं, जिनका बेचारियों को पता ही नहीं है, मैं यही बोलूँगा कि वो इनोसेंट है, उनको पता ही नहीं है हमारा माँ बाप कौन है। अगर इनको आपने इस्तेमाल किया, आज वो बालेग हो गए, आज उनके दिमाग में शऊर आ गया, वो आपके अगेंस्ट भी, वो आपसे भी बदला लेंगे। अगर कभी उनको आपने इस्तेमाल करके पाकिस्तान, अमेरिका से डॉलर ले लिए, क्या आज उनमें से किसी को ये समझ नहीं आया कि आपने उनको बेच के डॉलर हासिल किए? तो वही आज जो भुगत रहा है पाकिस्तान, वो वही भुगत रहा है जो उसने बोया। इसमें किसी को कोई दोष देने की जरूरत ही नहीं है। To continue watching shorter pieces of this content, you can subscribe to Shloka Clips on YouTube. आपने ये भी देखा कि ये जो मुजाहिदीन लोग थे, इन्होंने अपने खुद के बच्चों को मिलिटेंसी की तरफ नहीं धकेला, अपने खुद के रिश्तेदारों को मिलिटेंसी की तरफ नहीं धकेला, ये बाहर से बच्चों को लेते थे, है ना? ये आज भी सिलसिला चल रहा है, ये पिछले 35 साल से चल रहा है। आज भी अगर आप देखोगे, जो भी फाउंडर है इसके, खा वो KLF के हैं,
खाओ HM के है, अल्लाह टाइगर्स के है, लश्कर के है, जैश के है, किसी भी तंजीम के, वो आप बड़ी बड़ी जगहों पर देखोगे। मैं आपको मिसाल दूंगा, एक लेडी है हमारी, वो दुख्तरानी मिल्लत की, वो आसिया इंद्रावी, उसका पति कासिम फख्तू वो है जेल में, खुद भी वो 2019 के बाद ही जेल में गई। बच्चे उसके टर्की में, बच्चे उसके अमेरिका में, आसिया इंद्रावी का भाई बेल्जियम में। ये 2019 के बाद आसिया इंद्रावी भी बंद हो गई। इसी तरीके से और भी लीडर, खा वो हुर्रियत है, कोई भी, सबों के बच्चे आप देखोगे। अच्छा, लंदन में, अच्छा पार वाली हुर्रियत, मैं यही हुर्रियत नहीं बोलता हूँ, हमारे कश्मीर वाली हुर्रियत, POK वाली हुर्रियत, उनके बच्चे भी अच्छी पोजीशन्स पर है, लंदन में रहते हैं, प्रॉपर्टियाँ है। अच्छा, यहाँ पर भी अभी 2019 के बाद ही थोड़ा बहुत हिसाब किताब लग गया, अदरवाइज़ इनकी इस वक्त भी इतनी बेनामी प्रॉपर्टी है कहने की अच्छा, बात। इन्होंने प्रॉपर्टियाँ बनाई, अगर आप किसी भी इनमें से किसी का भी हिसाब लगाओगे, अगर किसी के पास 90 में फॉर एग्ज़ाम्पल 10,000 की प्रॉपर्टी थी, 35 साल में वो सैकड़ों करोड़ बन गई। तो इतना ही होली वॉर बोलते हैं ये लोग, और जो जो जिनकी डेथ होती है मिलिटेंट्स को, उनको बोलते हैं कि ये शहीद हो गया, तो फिर अपने बच्चों को भी डालना चाहिए ना अपने टेररिज्म में। ये शहीद इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके नाम पर पैसा आता है, फिर धर्म, वो हमदर्दी जुटाने के लिए। अदरवाइज इनको भी अंदर से पता है कि ये लड़का गरीब का ये मर गया, बट हमको पेंशन दे गया, हमको मुराद दे गया, हमको फैसिलिटीज़ दे गया, अंदर से इनको भी पता है। बट लोगों के सामने उसको वो सो कॉल्ड शहीद, ये वो दिस एंड दैट, चाहरम पर आना, फिर पानी लोगों में तकसीम करना, बाकी चीज़, ये एक स्टेज ड्रामा है। यही मेरे भाइयों को समझना है। मैं उधर से देख के आया हूँ, मैंने खुद देखा जिस स्टेज ड्रामा के लिए इन्होंने स्टीफन सोलाज को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की, उसमें कितना लाखों डॉलर खाए होंगे इन्होंने। हम कश्मीरियों को आगे किया, हमारे को इन्होंने एक सॉकस तक नहीं दिया वहाँ। इवन मैं आपको बोलता हूँ, जो हमारे को हथियार मिला, वो हथियार जो पाकिस्तान फौज के पास सड़ा हुआ था, जो एमिनेशन, सेग्रीगेट एमिनेशन बोलते हैं उसको, एक्सपायर एमिनेशन, वो दिया हमको। जो हमारे नाम पर पैसा जमा किया, उसका नया सामान लाया अपनी आर्मी के लिए। ये असली कहानी है। तो जैसे आपको स्ट्राइक किया कि मैं गलत जगह पे हूँ, क्योंकि आपने ऑब्जर्व किया कि ये जो हो रहा है गलत हो रहा है, तो ऐसे बाकी लोगों को क्यों नहीं स्ट्राइक होता, ये मिलिटेंट कैंप्स में है? क्योंकि वो भी तो देख रहे हैं ना ये सब हो रहा है। बहुत अच्छा सवाल है ये। वो एक गाना है ना हमारा बॉलीवुड का कि यहाँ पे आना आसान है पर यहाँ से जाना मुश्किल है। वही कहानी वहाँ पर भी है। मेरे को 90 से 94 तक 4 साल लगे कॉन्टेक्ट्स बनाने में, फौज के साथ अपने आप को बचाने में। क्योंकि अगर मैं भी एब्रप्टली बाहर निकल जाता, मेरी फैमिली को मारते हो, मेरे पूरे ख़ानदान को मारते हो। मैं कहता हूँ जो टेररिस्ट बनता है 80% लोग वो है जो अगले दिन से पछताते हैं। ओह माय गॉड, अच्छा। जिसको समझ आता है। फिर वो 10-20% वही डिप्रेशन वाले, बाकी फिर उनको वो हैबिट बनता है, कुछ कमज़ोरी बनती है, किसी का वो कमज़ोरी बनता है सूटा, किसी का कमज़ोरी कुछ और बनता है। पर डिप्रेशन में भी हैं ऐसे लोग जो टेररिस्ट कैंप्स में फंसे हैं। बट जो आते हैं 80% लोग, मैंने रिसर्च की इस पर, मेरे साथ उठते बैठते थे। जब मैं अंडर कवर भी था तब भी मेरे को पता था ये लड़का बेचारा परेशान है, इसको बचाना है, किसी तरीके से बचाना है। ये उस दिन गर्लफ्रेंड ने इसको धोखा दे दिया, इसने बोला मैं मुजाहिद बनूंगा, ये आ गया यहाँ, अब ये फंस गया।
अब ये वापस नहीं जाएगा। अब ये अगर जाएगा भी, इसको खून की नदी पार करनी है, क्योंकि मेरे पीछे गाइडेंस थी। तब जाके मैंने बिल्कुल प्लानिंग के तहत काम किया। अगर मेरे पास भी गाइडेंस नहीं होती थी, या मैं मारा जाता कहीं। अब आते हैं आपके सरेंडर का दौर। मैंने आपकी किताब में पढ़ा कि आपने 1.5 साल आप जंगलों में घूमे और उसके बाद आपने सरेंडर किया। तो पहले ऐसा क्यों, और उस 1.5 साल में आपने जंगलों में किया क्या? जो ही मैं वापस आया पाकिस्तान से, तो मैंने सीधा घर वालों को बोला मेरे को सरेंडर कराओ, किसी एजेंसी से बात करो। घर वालों ने बोला ना, हम कांग्रेसी है, हम पॉलिटिकल है, हमारा नेशनल पार्टी के साथ राब्ता है, क्योंकि उन दिनों एक ही नेशनल पार्टी थी, वो कांग्रेस थी, तो जिसका कश्मीर में था वजूद, जिसका कश्मीर में थी पार्टी चल रही थी। तो उन्होंने बोला ना बाबा, तुम मर जाओ, वो हमारे लिए ठीक है कि एक ही मरेगा, अदरवाइज अगर हम तेरे को सरेंडर कराएंगे इस माहौल में, इस सिचुएशन में, तो हम सबको मारेंगे। ऐसी सिचुएशन थी। 5-6 हज़ार लोग कश्मीर वैली में एक्टिव थे। उन दिनों 90s में 206 तंजीमें, 206 ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिव थी। तो मेरे घर वालों ने फैसला किया कि इस वक्त अगर ये सरेंडर करेगा, हमको उसका नतीजा, उसका रिएक्शन भुगतना पड़ेगा। तो उन्होंने मेरे को नहीं माना। फिर उन्होंने बोला कि किसी हद तक, किसी वक्त तक कर लो सर्वाइव। फिर मैं जंगलों में गया, ऊपर वाले को भी इंसाफ आ गया। मैंने ऊपर वाले से भी प्रार्थना की, मैंने कहा देशभगत लड़का देश विद्रोही बन गया, अब बचा ले और देश के ही काम मेरे को वक़्फ़ कर ले। तो पता नहीं ऊपर वाले को भी मंजूर था। और सबसे बड़ा चीज़ जो है, इस देश की खुशकिस्मती है, इस देश की मिट्टी में कुछ है। मैं इस चीज़ को हरदम मानता हूँ। और मेरे को गाइडेंस भी मिली ऐसी, और मेरे को आगे आर्मी अफसर भी ऐसे मिले जिनकी केमिस्ट्री मेरे साथ मिली। एक ही सोचना था, और वो गुड़गांव का उसके साथ बिल्कुल 1 to 1 हो गया। फिर हमने बिल्कुल, कौन है गुड़गांव में आप? वो थे मेजर विनय चौधरी। हाँ, जिनको शौर्य चक्र मिला। बिल्कुल, मेजर विनय चौधरी। तो बिल्कुल उसने और मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से, मैं अंदर ही रहा। मैं डिस्ट्रिक्ट कमांडर तक बना, बट पूरा प्रोग्राम सोचना समझना मेजर विनय चौधरी का था। तो उसके बाद 99 तक मैं डिस्ट्रिक्ट कमांडर बना। मैं इनको, जो रेडिकल ज़्यादा थे, जो खराब टेररिस्ट थे, उनको मैं मारता गया, मरवाता गया अंदर अंदर से ही फौज के ज़रिए। और जो अच्छे टेररिस्ट थे, गुड टेररिस्ट, जिनको मैं चेंज कर सकता था, उनको मैंने अपने साथ रखा। और वक्त आने पर जब मैं एक्सपोज हो गया हूँ, आई गॉट एक्सपोज इन 27th of April 1999। ये मुझे समझ नहीं आई, एक्सपोज कैसे होता है? मतलब पहले जैसे आपने सरेंडर किया, फिर आर्मी ने आपको ले लिया? नहीं, मैंने विजिबल सरेंडर नहीं किया। मैं अंडर कवर था टेररिस्ट के अंदर ही। अच्छा, कोई विजिबल सरेंडर, कोई वो नहीं हुआ। मैं अंदर ही था। हाँ, कमांडर था। हाँ, मैं बिल्कुल एचएम के काम करता था। हाँ, हम मेजर विनय चौधरी और मैं कभी कभी ना शाम को फायरिंग भी करते थे ऐसे ही। तो मेजर विनय को पता था तभी आप टेररिस्ट हैं? मेजर विनय और मैं मिलते थे, फिर हम फायरिंग दाएं बाएं करते थे, इनको पेड़ों वेड़ों के ऊपर। फिर 2 मुर्गे मारते थे, वहाँ खून फेंकते थे। फिर मैं अगले दिन प्रेस नोट निकालता कि मैंने 10 फौजियों को मार दिया आज रात को। उससे मेरे नंबर बनते थे। सुपर। उससे मेरे नंबर बनते थे कि मैं बड़ा कमांडर हूँ, मेरी प्रमोशन होती थी। उससे ऊपर रिपोर्ट जाती है, उनको पता ही नहीं था क्या है आगे। तो मतलब आपके और आर्मी के बीच एक मिली भगत बिल्कुल। थी। अच्छा, 99 तक मैं आर्मी के साथ ही था। 27 अप्रैल 99 तक मैं आर्मी के साथ ही था। फिर मैं एक्सपोज हो गया हूँ। अच्छा, पता नहीं तो कहाँ आप से। इनविजिबल थे और आप कवर थे तभी। तो रोमियो जो था आपका कोड नेम, ये इस दौरान था क्या? ये आर्मी ने ही दिया जब आप इनविजिबल थे। हाँ। और आप टेररिस्ट के खिलाफ थे, लेकिन टेररिस्ट को नहीं पता था कि आप उनके खिलाफ थे, तो आपको रोमियो बोलते थे। वहाँ इशफाक बोलते थे मेरे को। वहाँ इशफाक नाम था टेररिस्ट के बीच में, कमांडर इशफाक। यहाँ रोमियो। और हमारे राब्ते थे बिल्कुल
सटीक राब्ते, हमारे पास वाकी टाकी हुआ करता था, उसकी अलग फ्रीक्वेंसी होती थी। मिल्टन 2 वाली वाकी टाकी, जो मिल्टन वाला वायरलेस सेट था ना, उस पर विनय चौधरी और मेरी अलग फ्रीक्वेंसी थी, और उसमें मैंने मास्टर्स किया था उसमें कम्युनिकेशन में। तो ये दौरान बताइए, अपने अंडर कवर कैसे आप अंडर कवर बने? पहले तो आर्मी ने डिसाइड कैसे किया कि आप पे भरोसा किया जाए? शुरू में जब मैंने राब्ता इनके साथ किया, शुरू में उनको वो मेरे को पॉइंट नहीं देते थे, थोड़ा बहुत एहतियात करते थे। बाद में मैंने बोला ना कि यही कि मेजर विनय चौधरी 13 पंजाब के, उससे पहले 23 पंजाब के साथ भी मैंने काम किया, 23 पंजाब को भी मैंने काम दिया, बट उनके साथ ज़्यादा नहीं था ये। उसके बाद मेजर विनय चौधरी के साथ राखी वाला संबंध बन गया, बिल्कुल राखी वाला संबंध बन गया, और उसके साथ बिल्कुल हम बैठ के मशवरा करते थे किस मिलिटेंट को मारना है, अगर इसको नहीं मारेंगे ये लोगों को मारेगा, ये खूंखार है, या कौन कमांडर नया आ रहा है जो मेरे सीनियर है, उसको आने से पहले ही ख़त्म करना है ताकि मैं ही सीनियर रहूं। अच्छा, ये एक बिल्कुल हमने कई सालों तक चलाया। पर वो ट्रस्ट कैसे डेवलप हुआ? ये ट्रस्ट पता नहीं क्या है, मैंने कहा ना ये इस मिट्टी में है कुछ। अच्छा, तो उन्होंने आप पे एकदम ट्रस्ट कर दिया फेस वैल्यू? मेजर विनय चौधरी ने मेरे पर बिल्कुल भरोसा किया। मैं उनके घर गया, वो मेरे घर आया, राखी का उसके साथ रिश्ता था, और उसकी वजह से पूरे ब्रिगेड में, पूरे उसमें विक्टर फोर्स में, पूरे इलाके में, पूरे कोर में, पूरे उसकी वजह से मेरे ऊपर सब लोगों ने फिर भरोसा किया। अच्छा, जब मेजर विनय चौधरी ने बोला कि मैं कल 2 बंदों के साथ इसके ग्रुप में था रात भर। जब आप अंडर कवर थे रोमियो की तरह, आपने कितने साल गुजारे अंडर कवर? 94 में मैंने फौज के साथ राब्ता किया, 93 एंड 94 हम 99 27 अप्रैल। तो ये डबल जिंदगी जो आपने दी, जो आप डबल जिंदगी जो आप गुजार रहे थे, और आप परिवार वाले थे उस दौरान, मुझे ख्याल है, राइट? मतलब मुझे समझ नहीं आया कि इसमें आपने इस दौरान 4 बार वापस पाकिस्तान की तरफ आप गए, और आपने अपनी किताब में लिखा भी था कि मुझे नहीं पता था कि मैं जिंदा बचूंगा या नहीं। थोड़ा इसके बारे में, अंडर कवर जर्नी के बारे में बताइए। 5 साल 27 तक मेरे को नहीं लग रहा था कि कल वाला सूरज में देखूंगा। जब मैं शाम को सोता था, जब सुबह उठता था, मेरे को यह पता नहीं होता था कि आज शाम में देखूंगा। ऐसी हालात थी, क्योंकि आपको बहुत चीज़ें देखनी पड़ती है। इसके बीच में मेरा ये दिमाग ही बदल गया। जो कोई मेरे पास आता था वो सलाम करता था, मैं उसके ऊपर भी शक करता था, इसने सलाम क्यों की। कोई सलाम नहीं करता था, मैं उसके ऊपर भी शक करता था, इसने सलाम क्यों नहीं की। तो मैं फंसा था, मैं फंसा था। देखिए, मैं उधर अंदर था, मैं दोनों लोगों को मैं खुश नहीं रख सकता था। बिल्कुल बिल्कुल। अब बैलेंस कैसे बनाना पड़ता था वो मैं जानता हूं। मेरा शरीर, मेरा दिमाग कि कैसे उन उलझनों से निकलना पड़ता था। वो क्या बोलते हैं उसको ना, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट मसला था मेरे लिए कि ये बंदा मेरे पास आया, ये लेटर लेकर आया, कल मीटिंग है टेररिस्टों की, मेरे को भी आना है, पता नहीं कहीं मेरे खिलाफ ही एक्शन तो नहीं होगा, मैं इंडियन एजेंट हूँ, ये सवाल भी उठता था। अच्छा, जब से मेजर विनय चौधरी आए, एक साइड मेरा सेफ था, मेरा रिश्तेदार है, अब कोई मसला नहीं है, मिल बांट के करेंगे। बट एक साइड में अनसर्टनिटी थी। वहां कोई आपका मित्र नहीं था? मित्र थे मेरे, सब मेरे अंडर थे। अच्छा। जो दुश्मन ग्रुप था, जो रेडिकल ग्रुप था, वो मेरे अंडर नहीं थे। करेक्ट, ओके। उनका अपना मास्टर था, और पता नहीं कब उनको शक हो जाएगा। जो फॉर एग्जांपल 99 में जब मैं एक्सपोज हो गया हूँ, उन्होंने प्लान किया था मेरे मारने का। अच्छा, आप वहां एक्सपोज हो गए थे? हाँ, पाकिस्तान की बात है। हाँ, उनको पता था कि ये बंदा हिंदुस्तान का एजेंट है, गवर्नमेंट का एजेंट है, आर्मी का एजेंट है, इसने नुकसान पहुंचाया हमको, इसको ख़त्म करना है, एलिमिनेट करना है। बट क्या हुआ, मैं ऐसे ही मैंने स्कैनिंग पर लगाया था अपने सेट को, मैं स्कैनिंग कर रहा था, मैं सब टेररिस्टों का सुन रहा था। तो 2 टेररिस्ट बात कर रहे थे, एक पाकिस्तान से वो अल्फा 1 था,
स्टेशन पर, दूसरा आगे था एक जाकिर खाकी नाम था उसका। ये आपस में बात कर रहे थे कि उड़ा दो उसको। अच्छा, उसने बोला क्यों? बोला कन्फर्म वो इंडियन एजेंट है। कैसे पता चला? ये आपस में बात कर रहे थे, मेरे पास। उनको कैसे शक हुआ आप पे? मेरे ऊपर हाँ, कैसे शक हुआ? हाँ। वो कहीं ना कहीं किसी जगह लीक हो गया। अच्छा, आर्मी से नहीं हुआ, हाँ, तो किसने लीक किया? किया किसी एजेंसी ने, क्योंकि पर क्यों करेगा कोई एजेंसी लीक? उसको बेवकूफ बनाया होगा उसने, अगले ने ब्लैकमेल किया होगा। अच्छा 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 अच्छा। हनी ट्रैप, हाँ हाँ हाँ, बाकी हाँ, ट्रैप, हाँ 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 ये ट्रैप चलते रहते हैं। हाँ 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 हाँ। कोई अभी बड़ा कमांडर जो पाकिस्तान में बैठा होगा, वो अभी हमारे किसी कम अकल दोस्त को बोलेगा कि मैं काम दूंगा, मैं ग्रुप पकड़ाऊंगा, कुछ कर मेरे लिए, तू भी, तो 10% कर, मैं 50% करूंगा। तो ये चीज़ें होती है कभी कभी, तो कहीं ना कहीं से लीक हो गया, अदरवाइज मेरी तरफ से या आर्मी की तरफ से लीक नहीं हुआ। अच्छा। और ये जब मैंने सुना तो मैं अलर्ट हो गया पहले से ही। मेरी जो अपनी क्यूआरटी थी, जो मेरे अपने लड़के थे दाएं बाएं, उनमें से मेरे को जिसके ऊपर भी डाउट था उसको मैंने निकाल दिया। अच्छा। बाहर कर दिया। तो फिर 27 मई जब इनको लगा कि इसको अटैक करना मुश्किल है, ये वापस करेगा अटैक, या जिसको अटैक करने भेजेंगे ये मार देगा उसको, तो उन्होंने पेपर में निकाला, लोकल पेपर में। कहाँ के लोकल पेपर में? कश्मीर? कश्मीर की। इशफाक गद्दार है, इसने इतने हमारे मरवाए, ये हिंदुस्तानी एजेंट है, इसके सर की कीमत 10 लाख रुपए है। अच्छा। ये मेरे सरेंडर का। फिर मैं फौज में ही बैठा। फिर और इस दौरान आप कहाँ थे जब ये पूरा न्यूज़पेपर में ये निकाला गया? 94 से लेकर 98 तक, 99 तक मैं बिल्कुल बाहरी लोगों के घरों में, जंगलों में, अच्छा। पहाड़ों में, बिल्कुल एक दहशतगर्द की तरह, क्योंकि दहशतगर्द की तरह रहना ही था। कहाँ कहाँ रहे आप? पूरा पीर पंचाल, ये शुपियान, तब शुपियान पुलवामा एक ही डिस्ट्रिक्ट था जी। शुपियान पुलवामा, इधर रहा। और कभी कभी मैं 2 दिन 3 दिन छुट्टी लेता था, श्रीनगर जाता था घूमने। तब विनय चौधरी से भी बात होती थी, उधर किसी जगह हम बैठते थे, बात भी होती थी तसल्ली से, और 2-3 दिन रिलैक्स डल लेक घूम के आता था। और मैं ज़्यादा वो नहीं रखता था वो गेटअप ना कि। अच्छा। फिर जो आपने बोला ना कि आप 1.5 साल 2 साल जंगलों में रहे, उसके फोटो भी है मेरे पास, मैं आपको दे दूंगा वो। अच्छा। उसका बिल्कुल आप देखोगे कि इतनी दाढ़ी। अच्छा। ये एक जैसा मिलिटेंट बिल्कुल, होता है वैसे बिल्कुल आतंकवादी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो दौर भी देखा है। और बाद मैंने में मोहित शर्मा भी जो थे, मोहित शर्मा जिनका देहांत हो गया था, मोहित वो भी ऐसे ही थे। मैंने उनकी मोहित फोटो शर्मा देखी। के साथ मैंने काम किया है। अच्छा, ओके। मेरे साथ भी काम किया उसने। अंडरकवर। अच्छा। हाँ। कभी कभी आते थे, हाँ। मैं उनको बोलता था मिलिटेंटों को ना, ये बरादर तंजीम का एक कमांडर आ रहा है, तो पहले से ही ना बना अच्छा। हुआ था प्रोग्राम। मैं बोलता था लश्कर का कमांडर आ रहा है, क्योंकि कश्मीरी थोड़ी उसकी ना हड़बड़ाती थी, उस फुल कश्मीरी नहीं बोलता था मोहित शर्मा। बोलता था कश्मीरी थे नहीं ना वो? ना, कहाँ से कश्मीरी थे नहीं वो? थे वो, दिल्ली यहाँ के ही थे। तो सीखा उन्होंने वो सब? बट कश्मीरी वो समझता था सब कुछ। ओके। और कुछ कुछ बोलता भी था, चाय चमो बद खमो, ये बोलता था। बट कभी कभी ना उसकी कश्मीरी से लगता था कि ये कश्मीरी नहीं है, इसीलिए मैं बोलता था लोगों को कि ये मेहमान साथी है दूसरी तंजीम का। कहाँ से? कहाँ का? कुछ भी पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, कोई भी मेहमान साथी है। अच्छा अच्छा। वो लड़के, उनकी क्या मजाल, वो मेरे से सवाल करेंगे। अच्छा। उतना नहीं होता है। सर, अपना एक कोई ऑपरेशन, सबसे मेमोरेबल ऑपरेशन बताइए जो आपने एज अ अंडर कवर किया रोमियो बन के। ऑपरेशन आहगाम। अच्छा। ऑपरेशन आहगाम ऐसा ऑपरेशन, तेरा पंजाब ने वो शुरू से ही किया, बाद में उसमें और यूनिटें इन्वॉल्व हो गई। मेजर जनरल कौशल साहब, विनय चौधरी, शहीद कटारिया, शहीद विनय चौधरी, ये दोनों थे। नाले में पानी बहुत था, ग्रुप आ रहा था,
वो नज़दीक पहुंच गया था, वो नाले के उस तरफ था, इस तरफ मैंने रिसीव करना था और फिर हम अपनी बैटल ग्राउंड में उनको ख़त्म करना था। ग्रुप खूंखार था, पाकिस्तानी अफ़गानिस्तानी आतंकवादी थे उसमें, ज़्यादा 17 बंदों का ग्रुप था, 17 लोग थे उसमें, जिसमें हमने 13 मारे हैं। उसमें 17 में से 10 12 थे एफटीज। एफटी मतलब? फॉरेन टेररिस्ट। ओके। 5 ही थे लोकल। तो नाले के उस तरफ, नाले में इतना पानी था, ना पुल था ना कुछ, नाले में इतना पानी था कि पार करना मुश्किल था। अच्छा, दूसरा हमने प्लानिंग बनाई थी कि मेरे ऊपर भी नहीं आना चाहिए कि मैंने मरवाए, शक किसी थर्ड पार्टी को करना है इन्वॉल्व। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको विनय चौधरी और इसको कटारिया को बोला, मैंने बोला गाइड आएंगे, गाइडों को पकड़ेंगे। गाइडों ने पार किया क्योंकि उनको पता है नाला कहाँ पार करना है, कहाँ नहीं करना है। गाइड आ गए, उन्होंने नाला पार कर दिया, मैंने रिसीव किए, मैंने अपने पास रखे। उनको मैंने बिठाया कहीं अच्छे आराम से, विनय चौधरी और कटारिया मेरे साथ थे, उनको किसी घर में बिठाया, मुर्गा वुर्गा कटाया, सब कुछ। अब वो आने थे, जो चिट्ठी थी उस चिट्ठी को हूबहू मैंने ऐसी ही चिट्ठी कॉपी बनाई और पार भेजी दूसरे बंदे के पास। मैंने बोला उनको बोलो आ जाओ, खाना तैयार है, सब कुछ तैयार है। और उन 17 के लिए खाना तैयार रखा। जब वो गाँव में आए, गाँव का कार्डन करवाया। अगले दिन सुबह फायरिंग शुरू हो गई। मैं भी अंदर ही था, एक रुमाल था, सफ़ेद रुमाल हमारा निशाना। मैं उन्हीं टेररिस्ट के साथ था। सफ़ेद रुमाल जिस खिड़की के शीशे से बाहर आएगा उस खिड़की पर फायर नहीं करना है फौज ने। ओके, क्योंकि उसमें आप हो। उसमें मैं, और मैंने अंदर से कार्रवाई करनी है। ये सबसे बढ़िया था ये। अच्छा, फिर जब इंक्वायरी बैठी, हमने 5-6 दिन चला हुआ ऑपरेशन। तो 13 मिलिटेंट मर गए, 4 की लाशें नहीं मिल गई, आज जल गए या क्या हो गया, 13 बॉडी हमने निकाली। तो फिर उसमें इन्वेस्टिगेशन लगी। इन्वेस्टिगेशन अफसर जो आया, जैसे टेररिस्ट, बड़ा टेररिस्ट कोई आया, उसने जब वो लेटर देखी जो उनको बुलाया था, मैंने बोला ये मेरी हैंड राइटिंग ही नहीं है, ये किसने लाया? और किसी को पता भी नहीं है, मैं अंदर था। जो मर गए उनको ही पता था, अब तो बस भगवान को पता था बस। तो उस इन्विटेशन बंदे ने बोला ये क्या हुआ? अच्छा, उन गाइडों को मिले, उन्होंने बोला कि ये हमारे साथ था, इसने चिकन वकन कटवाया, इसने खिलाया, ये हम उस कमरे में सोए थे, ये उस कमरे में सोया था। तो पाकिस्तान ISI भी कंफ्यूज हो गया, सब लोग कंफ्यूज हो गए, ये ऑपरेशन हुआ तो हुआ कैसे। और सबसे बड़ी बात, आज तक मेरा कोई सोर्स नहीं मारा गया। अच्छा। क्योंकि मैंने कभी विजिबल तरीके से कभी अपने सोर्स को कांटेक्ट नहीं किया। अभी आप मेरा फ़ोन देखोगे, मेरे फ़ोन में मेरे सोर्सेज के कांटेक्ट, मेरे 7000 कांटेक्ट्स है इसमें आपको यकीन ही नहीं आएगा कि कौन सोर्स है कौन नहीं है। अच्छा। जो मेरा दुश्मन होगा उसका नंबर जो होगा ना यहाँ, वो बड़ा एहतराम से लिखा होगा। अच्छा, अभी भी है? फॉर एग्ज़ाम्पल, हाँ। जो मेरा दोस्त है उसका दूसरे तरीके से लिखा होगा कि दुनिया की कोई भी ताकत देखेगी ना, तो बोलेगा था ना 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 ना। अच्छा, शक नहीं हो सकता। हाँ, शक नहीं। CDR निकाले लोगों ने मेरे, पता नहीं पाकिस्तान ने भी CDR निकाला होगा मेरा, पता नहीं कितनी एजेंसियों ने निकाला होगा। आज तक मेरा कोई सोर्स नहीं मारा गया। अच्छा, बहुत बढ़िया। क्योंकि मैं समझता हूँ ये चीज़, मेरे को 20 घर छोड़ने पड़े, मेरे को बच्चों के स्कूल रोज़ चेंज करने पड़े, मैं समझता हूँ। कितना स्कूल आपने बच्चों का चेंज किया? मेरे बच्चों ने लगभग 20-22 स्कूल चेंज किए हैं। कितने सालों में? एक्सपोज हो गए, बस यही 12th तक, ये 1st से लेकर 12th तक। 12 साल में 22 स्कूल, बाप रे। क्योंकि एक्सपोज होते थे, यहाँ पर इसके बच्चे हैं, ये है वो है, क्योंकि उनके पास वो नहीं है कि मैं टारगेट हूँ। 2017 में उन्होंने सीधी फायरिंग की। 2017 में दिवाली थी, मेरे मकान में लाइट ऑन हो गई, उनको लगा शायद ये आए हैं, हालांकि एक ही बच्चा था मेरा वहाँ। उन्होंने सीधा स्प्रे मारे हैं मेरे मकान के ऊपर। तो उनको ये नहीं है कि ये अगर इसने हमारे साथ लड़ा है तो ये इसके साथ लड़ना है ना।
बुज़दिली की हद है, क्योंकि उनका काम ही चलता है इसी पर, दोस्त, दबाव, प्रेशर, धमकी, इसी पर चलता है। उसमें जो ग्रुप था उसके साथ में बैठा था, हमने पहले से ही फिक्स कर रखा था A to Z। जिस घर में टेररिस्ट जो मेरे साथ थे वो घर भी बदली करते थे, जिस घर में मैं जाता था मैं इंडिकेशन देता था अपने ट्रुप्स को कि मैं यहाँ हूँ। रुमाल ऐसे किया, वाइट रुमाल, खिड़की से देख लिया, एक फौजी ने देख लिया, उसने सेट पर पास किया, उस जगह पर है, ये लोकेशन है। अंदर से मैं कार्रवाई करता था। जब वो घर क्लियर होता था फिर एक और मैं निकालता था, वो हमने पहले ही फिक्स किया था, सब्ज़ रुमाल वो दिखाता था कि इस घर में जो टेररिस्ट था वो मार दिया मैंने, नाउ इट इज़ क्लियर, एंटर हो जाओ, इसका हथियार ले लो, मैं दूसरे घर में शिफ्ट हो रहा हूँ। जब मैं दूसरे घर में शिफ्ट होता था उस घर से, तब जाके अफसरों वाली टीम आती थी, वो टक 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 हवा में करते थे, मेरे को कवर देते थे, मैं उधर, ताकि जो टेररिस्ट वहाँ होता था अंदर उसको ये लगता था कि ये इसके ऊपर फायर हुआ। तो इसी करके हमने 13 आहिस्ता आहिस्ता 13 मिलिटेंट मार दिए। कुल 17 थे, 13 हमने बाड़ियाँ निकाली, 17 मार दिए हमने, 13 हमने बाड़ियाँ निकाली। हो सकता है 4 जले होंगे या, तो ग्रुप का ग्रुप ख़त्म कर दिया हमने। ये आगाम ऑपरेशन था। और उस गाँव को फिर फ़ौज ने खुद ही तामीर किया, फ़ौज ने वो मकान बनाए, फ़ौज ने वहाँ पर स्कूल बनाया, फ़ौज ने वहाँ हॉस्पिटल बनाया। आज भी वो सद्भावना गाँव है, उसका या केयर टेकर फौज ही है उस गाँव का। आज भी वहाँ के बच्चों को तालीम मिलती है आर्मी स्कूलों में मुफ्त। अच्छा, उस गाँव के बच्चों को या बूढ़ों को जो दवाई मिलती है वो मुफ्त मिलती है फौज से। अभी तक अडॉप्ट कर रखा है वो गाँव। तो ये मेरा बिल्कुल वो ऑपरेशन है कि जिसमें मैंने ज़बरदस्त यादगार ऑपरेशन। और भी है पार वाले मेरे कुछ ऑपरेशन, बट उसमें वही है कि जो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमने बहुत काम करना है, अभी हमने बहुत आगे चलना है, हमने POK वाले लोगों के लिए कुछ करना है। तो बहुत बढ़िया बात करी हमने। आपने बताया कि आपका कवर ब्लोन हो गया, अगर तो मैं पीछे जाऊँ, आपका कवर ब्लो हो गया, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं आर्मी में बैठा, ब्रिगेड हेडक्वार्टर था वहाँ। फिर आर्मी ने आपको अब्जॉर्ब कर लिया? उनको पता था कि ये हमारा ही बंदा है। तो अच्छा, उस दौरान जब आप अंडर कवर थे, फाइनेंशियली आपको इंडियन आर्मी सपोर्ट करती थी? नहीं, उस दिनों फाइनेंशियल की मेरे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। पूरा फाइनेंस उधर से आता था, मैं ही डिस्ट्रीब्यूट करता था। अच्छा, इनफैक्ट मैं घोटाला करता था उसका। ओके। मिलिटेंटों के मैंने बहुत लड़कियों की शादियाँ की उसी पैसे से। मैंने बहुत से जो अर्फन लोग थे उनकी शादियाँ कर दी। मैं घोटाला करता था। मैं आज भी बोलता हूँ, मैंने उन दिनों 80-90 लाख रुपया खाया मिलिटेंटों का जो मेरे पास था। हाँ, एक चीज़ किया मैंने, अपने बच्चों पर खर्च नहीं किया। तब ये कमाल नहीं करते अगर मैं उस पैसे से उनको पढ़ाता। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने बहुत सी लड़कियों की शादी की मैंने। हाँ, एक चीज़ में मैं फंड, मंदिर मस्जिद को मैं फंड नहीं देता हूँ। अगर मुझे कोई भी कुछ देना होता है मैं उसका राशन लाता हूँ आज के दिन भी, और देता रहूँगा। वैसे नहीं बोलना चाहिए था ये। मैं ईदों पर, कम से कम बड़े दिन पर, दिवाली पर किसी न किसी गरीब के घर में खाना छोड़ता हूँ। ये मैं करता हूँ आज भी, और ये मैं करता रहूँगा जब तक मैं हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन उस वक्त तो ठीक थी। उसके बाद जब आप आर्मी में एब्जॉर्ब हो गए, फिर आप अपना बताइएगा, वहाँ से लेके अब तक की जर्नी। आप रिटायर कौन से साल में हुए? 1999 में मैं फौज में आया, और फौज मेरे को उसके बाद हर महीने 15,000 रुपये देती थी। चलता था, और एक आध काम भी होता था महीने में। मेरे लड़के भी काम करते थे तो चलता रहता था। लड़कों को भी 3-3 हज़ार रुपये मिलते थे। अच्छा, लड़के कौन लड़के हैं? जो लड़के मेरे साथ थे जिन्होंने सरेंडर किया, जो मेरे साथ ही अब फौज में आए। अच्छा। जिनकी आइडियोलॉजी मेरे साथ मिलती थी। अच्छा, जो बिल्कुल, तो वो भी मेरे साथ ही थे। अभी हम चलते रहे। 2003 में गवर्नमेंट ने एक तजुर्बा किया कि क्यों ना इनको, ये हमारे जो अच्छे लोग हैं जिनके ऊपर हमने आजमाया है, भरोसे वाले हैं, इनकी एक बटालियन बनाई जाए। और 7 टेरिटोरियल आर्मी यूनिट्स 2003 में खड़ी हो गई, ऑल ओवर जम्मू एंड कश्मीर। मिलिटेंसी पीक पर दोबारा खड़ी हो गई थी 2003 में, क्योंकि आफ्टर करगिल
मिलिटेंसी बढ़ गई। तो जब ये खड़ी हो गई तो ये मेरे लड़के इसमें एडजस्ट हो गए। हम 4 लोग थे। तो कारगिल के टाइम आप आर्मी की तरफ से लड़ रहे थे? कारगिल के तरफ से मैं मॉनिटरिंग कर रहा था। ओके। मैं इंटरसेप्ट करता था उन दिनों। तो फिर जब ये बटालियन खड़ी हो गई तो हमारे जवानों को तो और फिर आप टेरिटोरियल आर्मी का हिस्सा थे उसके बाद से? फिर 2003 में जब ये खड़ी हो गई ये टेरिटोरियल आर्मी, तो हमारे जो जवान थे उनको हमने कर दिया उसमें। अच्छा, एक और चीज़ आपने मुझे ब्रेक में बोली थी कि ये जो लोकल पार्टीज़ है इन्होंने आतंक के खिलाफ एज सच कुछ ओपनली नहीं बोला, हमेशा जो भी आया वो सेंटर से आया, करेक्ट? बिल्कुल। देखिए, मैंने अभी तक सिक्योरिटी नहीं ली, इनके पास बड़ी जबकि आपके पास अभी भी थ्रेट है, लाइफ थ्रेट? मेरे पास अभी भी थ्रेट है और मेरे को वो बिल्कुल रात दिन मॉनिटर करते हैं। कौन लोग? टेररिस्ट, पाकिस्तान अभी भी। तो आप बिना आपने देखा होगा कि मैंने जो ही यहाँ पहुँचा मैंने फ़ोन अपना नहीं उठाया। फिर मैंने बात करवाई किसी और से इनडायरेक्ट, मैंने वो नहीं उठाया फिर, क्योंकि ये फ़ोन जो है वो बड़ा आज की डेट में मेरे को कौन सा थ्रेट है? मेरे को थ्रेट यही है कि अगर मेरे को यहाँ आना था, कहीं वो उनको लगेगा कि कश्मीर में ये ज़्यादा होशियार है, यूपी में ये गाज़ियाबाद में ये होशियार ज़्यादा नहीं रहेगा, अपनी सिक्योरिटी प्रिकॉशन नहीं लेगा, मैंने अपने से अपना फ़ोन भी अलग कर दिया। तो मेरे इन सियासी रहनुमाओं के पास सिक्योरिटी है। क्या ये दहशतगर्द को दहशतगर्द नहीं बोलेंगे? क्या मसला है? सबसे बड़ी बदकिस्मती है अगर मेरा वज़ीर आला 90 में छोड़ के चला गया, जिसका खमियाजा आज तक हम उठा रहे हैं। वो डटा क्यों नहीं वहाँ? मेरा गिला उससे भी है। अगर वो छोड़ के चला गया, फिर हम जैसे छोटे छोटे लड़के, टीनेज लड़के, हम बहक गए, क्योंकि हमारे ऊपर कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं थी। अगर उस दिन पुलिस होती, मेरी एक टांग तोड़ दी, मैं पाकिस्तान नहीं जाता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ नहीं करी जा रही है। अगर नहीं करी जा रही, क्यों आप भाग रहे हो उससे? जो ये बिल्ली आप लोगों को शेर लग रहा है, ये शेर नहीं है, ये बिल्ली है। क्यों डरते हो उससे? जब मैं बिना सिक्योरिटी के इसके साथ लड़ने को तैयार हूँ, और अगर खुदा न खास्ता मेरे को कोई नुकसान भी पहुँचेगा, तब भी मैं मुतमईन हूँ कि मैं अच्छे काज के लिए लड़ रहा हूँ। तुम लोग क्यों नहीं? क्या बस प्रोटोकॉल एंजॉय करना है, बाकी चीज़ें एंजॉय करना है? क्या लोगों को झूठे वादे बोलने हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं? दोस्त वो होता है जो मुसीबत में साथ आता है, दोस्त वो होता है जो बुरे वक्त में साथ आता है। मेरी ये गुजारिश है इनसे कि छोड़ दो ये। मुझे पता है आप लोग उनका भी वोट लेना चाहते हैं। हाँ, सियासत में है ये उनका चीज़ें। किनका वोट लेना चाहते हैं? जो उनके सिंपथाइजर्स है, वोट लेना चाहते हो। मैं समझता हूँ सियासत में ज़रूरत है सबको साथ चलाना, बट ऐसे नहीं, झुक के मत चलो। अगर वहाँ पर कोई है जिसको कोई फ़ायदा पहुँच रहा है पाकिस्तान से, उसको भी मोटिवेट करो। आपके पास दलील होनी चाहिए, उसको मोटिवेट करो, उसको लाओ, कौमी दायरे में लाओ। देख लो, अगर एक गरीब का बच्चा मर रहा है, अगर यहाँ नहीं, अगर तुम लोग अपने आप को मुसलमान बोल रहे हो, वहाँ तो पकड़ है। क्यों तुम्हारी वजह से एक गरीब का बच्चा मरेगा? अगर मैं कभी एनकाउंटर में गया, मैंने 10 बार आवाज़ दी, अरे यार ये धोखा है, तू भी किसी माँ का लाल है, हमने पाकिस्तान देखा है, हम देख के आए हैं, आ जाओ नीचे। जब वो नीचे आया हमारे कहने पर, जबकि हमारे हाथ में बंदूक थी, तुम्हारे हाथ में सियासत है, तुम्हारे हाथ में इक़्तिदार है, तुम मेरे से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट कर सकते हो, कर लो। और सबसे बड़ी बात है, मुजफ्फराबाद के लोगों को, POK के लोगों को बताओ कि वंदे भारत यहाँ पहुँची है, श्रीनगर बारामूला आपके पास भी पहुँचेगी। आपके पास भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिस तरह श्रीनगर में है, आपके पास भी होगा। आपके पास भी बाकी सुविधाएं होंगी, 5 सितारा होटल होंगे, उनको भी लाओ। उनको भी, जिसको पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर बोलता है, मैं बोलता हूँ अजाब कश्मीर, उसको उस अजाब से आज़ाद करो, ले आओ उनको, मेरी मदद करो इसमें। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ना मेरे को लाल बत्ती चाहिए, ना मेरे को कोई प्रोटोकॉल नहीं चाहिए। मैं ऊपर वाले की मदद से अपनी हिफाजत खुद करूँगा। बट यही है, हाथ मिलाओ, लोगों को बचाओ, अपने लोगों को बचाओ और पार वाले लोगों को बचाओ, वो भी हमारा हिस्सा है। सर, मेरे आपसे 2-3 सवाल हैं। सबसे पहले तो जब ये दहशतगर्द या मिलिटेंट्स
शुरुआती तौर पे जब मिलिट्री में एब्जॉर्ब हुए इंडियन आर्मी में, तो ऐसी क्या दिक्कतें आई? देखिए, ये मेरे साथ ही मैं भी इसमें एक था, और ये बेचारे कम पढ़े लिखे थे, बट फैसला इन्होंने वक्त पर किया और अच्छा फैसला किया। जब ये बटालियन खड़ी हो गई तो इसमें से कुछ लोग थे, इनके लंबे लंबे बाल थे, लंबी दाढ़ियाँ। बहुत से लोगों ने बहुत वक्तों पर बता दिया कि दाढ़ी नहीं काटेंगे, फौज में आएंगे सर, फौज में आएंगे। आज तक हमने दाढ़ी नहीं काटी, अब दाढ़ी मत काटो हमारी। कुछ लोगों ने बोला हमारे बाल मत काटो। तो शुरू शुरू में दिक्कत रही इस चीज़ की। अच्छा, हमारे में से कुछ लोग वो भी थे जिनके घर में कैजुअल्टियाँ की थी टेररिस्टों ने, वो बेचारे उस गम में भी थी, तो बहुत सी दिक्कत थी। तो मेरे एक थे संजय कुमार साहब, तो उनसे हमने मदद ली। हमने उनको बोला कि आप कर लो। उन्होंने इन लड़कों को थोड़ा बहुत समझाया, और उसके ना उसमें है को एक कशिश सी है, उसमें बिहार के रहने वाले हैं, उसकी एक कशिश सी है कि उसकी बात में ना बड़ा असर है। मैं आपको ये बोलूँगा कि ये दहशतगर्द भी अगर 100% नेशनलिस्ट बन गया, देशभगत बन गया, उसमें उनका भी योगदान है। अच्छा। वो बिल्कुल, मेरे को गुस्सा ही नहीं आता इन चीज़ों पर। मेरे को उसने इतना कुछ सिखाया है कि दुनिया का ये क्या है, ये दुनिया है क्या, और मेरे लड़कों को भी सिखाया। फिर हमको फ़र्क नहीं पड़ा, बाल काटो, दाढ़ी काटो, उसने हमारे अंदर वो कुछ पैदा किया। और उसमें उसने बहुत मदद की। शुरू में मेरे को भी लग रहा था शायद ये बटालियन नहीं बनेगी, शायद ये लड़के फौजी नहीं बनेंगे, बट उन्होंने फिर ऐसा करके दिखाया कि इसमें से एक नज़ीर अहमद वानी शहीद, अशोक चक्र, अच्छा, मेरी बटालियन अच्छा, अच्छा, वो भी एक चमकता तारा है इस देश की धरती पर। बट संजय साहब ने इसमें बहुत मेहनत की, और भी कुछ लोग हैं इसमें। मेरे चाचा शहीद, उन्होंने भी बहुत काम किया, कि मेरे को समझाया, मेरे को बोला कि ये छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, अंदर रह के ही आप ये लड़ाई जीत सकते हो। हाँ। आप लोगों को बचा सकते हो। जिनका इन्होंने हिट वार्निंग निकाला टेररिस्टों ने, उनको बचा सकते हो। तो ये दो लोगों का ना बड़ा योगदान है, मेरे चाचा जी का और संजय जी का। हम जैसे दहशतगर्दों को, हम जैसे, चलो मैंने 4 जमात पढ़ा था, बाकी लोग ऐसे ही थे, हमको इस अच्छे रास्ते पर लाने के लिए इन्होंने बहुत सोचा। गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी निकाली थी, और मेरे ख्याल से ये सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट ने पॉलिसी निकाली, जहाँ पर जो मिलिटेंट्स हैं, जैसे कि ये लोग आर्मी में एब्जॉर्ब हो सकते हैं। इसके बारे में ज़रा बताइए। देखिए, दुनिया में जो हमारी आर्मी है, ये पिछले 45 साल से, पंजाब 10 साल, 35 साल जम्मू कश्मीर, 45 साल से ये इस नार्थ वाले महाज पर इंसर्जेंसी लड़ रही है। तो ये दुनिया की पहली आर्मी है। और ऐसा कोई देश नहीं है ना? और कौन सा देश है, मेरे को बताइए। अफ़गानिस्तान में कौन सा चप्पा अमेरिका ने छोड़ा जहाँ पर बमबारी नहीं की, फिर लास्ट में सामान छोड़ के भाग गए। तो ये मेरी आर्मी अजीम आर्मी है। इसको ये अजीम आर्मी और शरीफ आर्मी इस मामले में, क्योंकि ये हद में है, ये डेमोक्रेटिक हद में है, ये सियासत के हद में है। ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ की तरह वो उसको वज़ीर आज़म को जलाए वतन नहीं करते हैं। ये पाकिस्तान आर्मी की तरह वज़ीर आज़म को फांसी नहीं देते हैं भुट्टो की तरह। ये पाकिस्तान आर्मी जर्नल्स की तरह जो उनका बाबाई कौम है उसकी बहन को सरेआम जलील नहीं करते हैं। ये डिसिप्लिनड आर्मी है, ये एतदाल पसंद आर्मी है, ये सियासत के अंदर और डेमोक्रेटिक ढांचे के अंदर आर्मी है। ये हर कदम फूक फूक के उठाती है। तो इसने जो ये फ़ैसला किया, इसने बिल्कुल वक्त पर सही फ़ैसला, अच्छा फ़ैसला किया। और ये जो मिलिटेंट फिर फौजी बन गए, ये एक बहुत बड़ा एसेट है। और आने वाले वक्त में ये पीओके में भी गाइड करेंगे, पाकिस्तान में भी गाइड करेंगे,
और ये हमारा सबसे बड़ा असासा है। और ऐसा कोई आर्मी नहीं है दुनिया का जो दुनिया में कोई आर्मी नहीं है। आप देखो, मैं आपको बताऊंगा कि ये इंसर्जेंसी का रिकॉर्ड दुनिया में हमारे जैसा किसी का नहीं है, इंसर्जेंसी लड़ने का। और हमारे पास जो कैपेबिलिटी है, कल मेरे को ले लीजिए, मैं A to Z POK और पाकिस्तान का A to Z मैप यहाँ पर बनाऊंगा कागज़ पर, कहाँ पर क्या है उनकी। ओके। तो ये मैं एसेट किसका हूँ? अपनी आर्मी का। तो बाकी आर्मीज क्यों नहीं ये करती हैं? बाकी आर्मीज में ये नहीं है। बाकी आर्मीज में आप देख लोगे कि आप किसी भी आर्मी की इंसर्जेंसी में देख लीजिए, उनकी हिस्ट्री वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट है। ऑस्ट्रेलिया का फौजी नेटो फौज के साथ या किसी अमेरिकन फौज के साथ अफगानिस्तान में अचानक बंदूक खोला और 10 सिविलियन को मार दिया। हमारी फौज ने किया? ये नहीं किया। हमारे फौज पर पत्थर मारे गए, हमारे फौज का इम्तिहान लिया गया, हमारे फौज को वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट सिचुएशन में डाला गया, तब भी उन्होंने ये नहीं किया। क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल काउंटेबिलिटी है, यहाँ पर हिसाब किताब है, दुनिया की बाकी आर्मियों में नहीं है। पाकिस्तान में हर एक ब्रिगेडियर जनरल है, हर एक जनरल वज़ीर आज़म है, हर एक जनरल वहाँ सदर है। यहाँ नहीं है। यहाँ लेफ्टिनेंट से लेकर जनरल साहब तक बिल्कुल एक सिस्टम बना हुआ है। ये दुनिया की अजीम आर्मी है, इसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं बाकी लोग, जिसकी वजह से ये टेररिस्ट भी यहाँ पर आके उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, जिसकी मिसाल है शहीद नज़ीर अहमद वानी, अशोक चक्र 162 इन्फेंट्री बटालियन। ये भी एक मिलिटेंट थे जो आर्मी में वो भी मिलिटेंट थे। बढ़िया, बहुत बढ़िया। पीओके में लोगों की हालत कैसी है? जो बिजली का ट्रांसफार्मर है वो मेड इन चाइना है। जो हमारे कश्मीर में मेरा पड़ोसी दिन में 4 बनाता है और घर में बनाता है, वो कोर भी खुद फिट करता है, वायरिंग भी करता है, उसको आता है। इसी से आपको पता लगेगा हालत क्या है वहाँ। और सबसे बड़ा ये है कि जिस तरह के वसाइल वहाँ है, जिस तरह के मिनरल्स बाकी चीज़ें वहाँ है और अमन है, उसको पाकिस्तानी जर्नलिज्म ने ख़त्म कर दिया। उस तरीके से देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जितनी टूरिस्ट जगहें हमारे पास है कश्मीर में, उससे ज़्यादा है उनके पास। ओह अच्छा। सुकारतो, केल और भी जगह हैं, गिलगित बल्चिस्तान के इस साइड वाले वो हिस्से, कितने बड़े वाटरफॉल है, बाकी चीज़ें हैं। वो उन्होंने आंखें बंद करके वो स्टेट ही उन्होंने चाइना को दे दी। अगर देखा जाए पीओके ऑन द नेम ऑफ तरक्की, बाकी चीज़ें, ये वो दिस एंड दैट। जो सीपैक बना है, क्या मिला है उसको? पीओके को क्या मिला है? कितनी ज़मीन पीओके की गई? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आज मेरे कश्मीर में कितने ही लोग वो है जो अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं, नहीं हो रही है। हो भी रही है, जब पता करते हैं कि कौन है लड़का, वो ड्रग वाला होता है। कौन है लड़का, वो किसी न किसी डिप्रेशन में बेचारा होता है। तो ये माँ बाप जिसकी बेटी घर में पड़ी है, मेहंदी को तरस रही है, उसको लड़का अच्छा नहीं मिल रहा है चॉइस का, वो डिप्रेशन वाली दवाई खा रहे हैं। ये किसने किया? ये इस्लाम के नाम पर जो हमको ये बहकाया गया, जो हमारे अंदर ये जहर बोया गया, जो हमारे पास ये ड्रग्स भेजे गए, इसी से हुआ। कहाँ से हम कहाँ पहुँचे? हम नंबर 1 स्टेट थे ऑल ओवर इंडिया। बिल्कुल। हम आज लास्ट नंबर पर हैं। हाँ। किसने किया ये? कौन सा हमारा कलिमा छीना था दिल्ली ने? कौन? मुझे समझ नहीं आता। मैं फौज में भी रहा, कभी मेरे को किसी ने नहीं बोला कि नमाज ना पढ़ना। जितनी मजहबी आज़ादी यहाँ है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उतनी कहीं नहीं है। हर बेस में, जैसे मैं भी एक देश में रहती हूँ, आपके पास सारे मजहब, आपके पास गुरुद्वारा है, मस्जिद है, मंदिर है, सब एक लक्के होते हैं सारे जी। और सबसे बड़ा ये कि मेरे पास दोहरी सिटीजनशिप, मैं कश्मीरी हूँ। हाँ। मैं मुश्ताक अहमद उर्फ इशफाक उर्फ रोमियो उर्फ रुस्तुम, मैं कश्मीर का भी वासी हूँ। मैं दिल्ली, यूपी, बम्बई कहीं पर भी मकान ले सकता हूँ, ज़मीन ले सकता हूँ, यहाँ का शहरी बन सकता हूँ। ये तो मेरा कानून, मेरा देश दे रहा है, मेरा देश दे रहा है।
मैं कहीं भी शहरियत ले सकता हूँ, चंडीगढ़, कहीं भी, ये मेरी दोहरी शहरियत है। क्या सऊदी अरब जाके, क्या ईरान जाके, क्या पाकिस्तान जाके मेरे को ये दोहरी शोहरत मिलेगी? ये दोहरी शहरियत कहाँ है मेरे को? इसी मुल्क में, जिस मुल्क को आप बोल रहे हो एंटी मुस्लिम, एंटी ये, एंटी वो प्रोपेगेंडा कर रहे हो, यहाँ मेरे को सुविधा है, वहाँ नहीं है। यहाँ मैं बम्बई में मकान ले लूँगा, अगले दिन मेरा स्टेट सब्जेक्ट बन जाएगा। 3 साल है उसका, 2 साल है उसका। अगर मैं अभी मक्का मदीना में ज़मीन लेना चाहूँगा, नहीं मिलेगी। तो इन चीज़ों को ग्राउंड में पहुँचाना है, लोगों को बताना है। यही मैं भी चाहता हूँ कि पूरे कश्मीरी ये स्टडी करे क्या हुआ। हाँ, अब हम बोलेंगे, कुछ लोग आजकल बोलते हैं, अभी कश्मीरी गया उधर हिमाचल में, अभी गया कश्मीरी उधर, ये लड़ाई हुई, वो हुआ, पहलगाम में हमला हुआ, उसकी पिटाई हुई। क्या कश्मीरी भूल गए जब 90s में पूरे कश्मीरी नौजवान पाकिस्तान गए? ये उनसे पूछिए आप जो पाकिस्तान गए थे, पाकिस्तान आर्मी ने कितने लोगों को गायब कर दिया। पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद और बाकी इलाकों के छोटे वाले मसले, लड़की वाले मसले पर कितने लोगों को मारा, कश्मीरियों को। तो आपकी मतलब एक मैं जैसे आप शुरुआत में कह रही थी कि ये फिल्मों की कहानी नहीं है, एक रियल लाइफ स्टोरी है। आपके बच्चों के 22 स्कूल बदले, आपकी अंकल की हत्या हुई, आपको पता नहीं था कि आप अगले दिन का सूरज देखोगे या नहीं देखोगे, और आप परिवार वाले हैं। तो बहुत ही संघर्षों के साथ आपने इतने सारे साल गुजारे अपने। अभी इस वक्त आप रिटायर हो गए हैं आर्मी से, आपका एम और मिशन क्या है? मुझे अब मज़ा आता है इस काम में, जहाँ पर भी मैं कुछ इस देश के लिए कर सकता हूँ, इसमें बड़ा मज़ा आता है। और शाम को मैं जब सोता हूँ, मैं दिन भर हिसाब करता हूँ मैंने क्या किया दिन में, और देश के लिए मैंने क्या किया। क्योंकि मैं अपनी मिसाल आप हूँ। अगर मैं पाकिस्तान में जन्मा होता तो आज कहाँ मैं होता? कहाँ लगता है आपको आप होते? अगर मैं पाकिस्तान में जन्मा होता फिर मैं दहशतगर्द बनता, तो मेरे को उन्होंने जलाया होता जिंदा। और मैं इस देश में पैदा हुआ, बचपन में ही मैंने गलत कदम उठाया। चलो मैं मानता हूँ टीनेज में गलत कदम उठाया, फिर भी इस देश ने मेरे को संभाला, इस देश ने मेरे को मौका दिया। अब मेरी ज़िंदगी में जितने भी दिन होंगे, जितनी भी ज़िंदगी होगी, मेरा मकसद, एम ऑफ लाइफ, सबसे पहले कि मैं उस अजाब, कश्मीर को अजाब से आज़ाद करूं। नंबर 2, अगर मैं आज के बाद 100 लोगों को ही इस लानत से छुटकारा दिलाऊं तो मेरे लिए काफ़ी है। जैसे मैंने 7 हज किए, जैसे मैं मक्का मदीना गया, इस तरीके से मैंने अपने आप को वाकफ़ कर दिया इसके लिए। दिन में जब तक मैं 4-5 छोटे छोटे इस किस्म के काम ना करूं, मेरे को मज़ा नहीं आता। मेरे कश्मीर के बच्चे शाम को सिगरेट ढूंढ रहे हैं, ब्राउन शुगर वाला, शाम को चरस वाला सिगरेट ढूंढ रहे हैं। ये कितनी, कहाँ से कहाँ ये कश्मीर पहुंच सकता है। मेरा सेब आप देख लीजिए, दुनिया में ऐसा सेब कोई नहीं है। सैफरन, मेरा सैफरन देखिए, मेरा बादाम देखिए, कुछ भी। जब खुदा ने मेरे फ्रूट्स में इतनी खूबियाँ रखी है, मेरे इंसानों में कितनी खूबियाँ होंगी। इसको पाकिस्तान के बीट मत चढ़ने दो। और मैं दुआ करता हूँ कि पाकिस्तान में एक स्टेबल हुकूमत बने, डेमोक्रेटिक हुकूमत बने, जो लगाम डाले इन जर्नलों के मुंह में जिनको खून लगा हुआ है, जो खून का हिसाब करते हैं। कौन पाकिस्तान का आर्मी चीफ इस वक्त पाकिस्तान में रहता है रिटायर? कौन रहता है? कोई नहीं। अगर उनके पास इतने डॉलर आ गए, इतने पैसे आ गए जिससे वो अपने मुल्क से बाहर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो ये खून है ना इन्हीं जवानों का। इसमें पाकिस्तानी लोगों का खून भी है जो अफ़गानिस्तान के नाम पर उसने कमाया। तो मैं पाकिस्तान वाले लोगों को भी बोल रहा हूँ कि उस तरीके की हुकूमत चुनो, उस तरीके की हुकूमत, इनको भगाओ, इनको वही काम दे दो जो इनका काम है।
इनको सियासत में नहीं आने दो। इनको हमारी आर्मी की तरह, जिस तरह हमारी आर्मी है, शरीफ आर्मी, सिविल आर्मी, सिविलाइज्ड आर्मी, डिसिप्लिनड आर्मी, इसी तरह इनको भी रखो। तब हमारा भी भला होगा, उनका भी भला होगा। अदरवाइज ये अगर चलता रहा, अगर जर्नलों ने जर्नलिस्तान बनाया, फौजिस्तान बनाया, न खुद अपने अवाम को सोने देंगे न हमको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मैं दुनिया को, वर्ल्ड को भी बोलना चाहता हूँ, और ख़ासकर अपने लीडरों को, कश्मीरी लीडरों को, अगर मेरे को इनके पैर भी पकड़ने पड़ेंगे, मैं उनको आपके माध्यम से भी गुजारिश करता हूँ जी कि अच्छे को अच्छा कहो, बुरे को बुरा कहो। बिल्कुल। सर, आपका ऐसे होंगे दर्शक जो आप, जैसे आप थे कई साल पहले, आप फंसे हुए थे, आप दहशतगर्द का हिस्सा थे, आप मिलिटेंट्स का हिस्सा थे, ऐसे यंग बच्चे होंगे जिनको लग रहा है, जैसे आप खुद ही कह रहे थे, अगले दिन ही उनको लगता है कि मैं फंस गया। उन बच्चों के लिए आप क्या बोलेंगे कि वो रास्ता क्या है, कैसे इस ट्रैप से वो निकल सकते हैं? देखिए, अभी तो बहुत कम लोग हैं, इक्के दुक्के हैं, ज़्यादा नहीं है। अच्छा। मगर पता नहीं लहर कब आएगी, लहर कब बैठेगी, कब उठेगी। मैं इन नौजवानों से गुजारिश करता हूँ, ये 89 में ये सॉफ्टवेयर पाकिस्तान ने लोड करवाया मस्जिदों से, जवानों के दिमाग में इंस्टॉल करवाया मस्जिदों से, मज़हब का सहारा दिया, जहाद का सहारा दिया, और मस्जिद से ये अपलोड कर दिया गया, इंस्टॉल कर दिया गया जवानों के दिमाग में। कश्मीर की हर मस्जिद में मौलवियों को बदला गया, जो पीस लविंग मौलवी थे उनको हटाया गया, रेडिकल को लाया गया। मैं इन जवानों को बोल रहा हूँ जो इस वक्त फंसे हुए हैं, हमारी तरफ देखो, हमारा भी सॉफ्टवेयर चेंज कर दिया गया कुछ दिन के लिए, आपका भी हो गया। कदम उठाओ, सॉलिड कदम उठाओ। तब तो इंटरनेट नहीं था, मोबाइल नहीं था, हम अंधे थे, हमको ज़्यादा जानकारी नहीं थी। आप लोगों को ज़्यादा जानकारी है, आप लोगों को ये भी पता है कि पाकिस्तान का इस्लामी निज़ाम कितने नंबर पर है, जिसके लिए तुम लड़ रहे हो। वहाँ का अदालती निज़ाम कितने नंबर पर है, वहाँ की अदालतों में कितने अच्छे फैसले होते हैं, कितने बुरे फैसले होते हैं, आज सब अपने उंगलियों पर है, सब कुछ पता है। तो कदम उठाओ और सॉलिड कदम उठाओ, वापस आओ, अपने आप को बचाओ, अपने घर वालों को बचाओ, और ख़ासकर जो इंसानियत और जो ये ब्लैकमेलिंग हो रही है पीछे से, उसको दो टोक जवाब दे दो, ख़तरनाक स्टेप उठाओ और आ जाओ वापस। बाकी यहाँ पर जब मेरे जैसे हज़ारों को आर्मी में भर्ती किया गया, इज़्ज़त का मुकाम दिया गया, तो क्या आपको नहीं मिल सकता है? बिल्कुल, आ जाओ। बिल्कुल, खूबसूरत। थैंक यू सो मच कैप्टन मुश्ताक अहमद भट्ट। बहुत बहुत धन्यवाद कश्मीर से पहले आने के लिए। और आज तो काफ़ी गाज़ियाबाद, जहाँ से हम शूट कर रहे हैं, आज त्यौहार का दिन है, और वेदर आपका स्वागत किया ऐसे वेदर ने। बिल्कुल बिल्कुल, गर्मी लगनी थी, गर्मी लगनी थी। तो थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया कॉन्वर्सेशन करके, और आप एक लेजेंड है, हम इतने प्राउड फील करेंगे। और आई थिंक सब दर्शक प्लीज़ कमेंट करिएगा आपको कैसा लगा, आपको इन तक कुछ बात पहुंचानी है तो वो भी प्लीज़ कमेंट करिए, बिकॉज ऐसे कॉन्वर्सेशंस को वायरल होना चाहिए। और सर की किताब है ब्रेव हार्ट्स, हमने ये किताब पढ़ी थी, बहुत बहुत खूबसूरत किताब है, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि ऐसी स्टोरीज़ हैं, ऐसी कई सारी स्टोरीज़ हैं। तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। कहाँ अवेलेबल हो सकता है सर ये अमेज़ॉन पर भी है, अच्छा, और बुक स्टोर्स पर भी। बुक स्टोर, ठीक है, तो अमेज़ॉन और बुक स्टोर से आप इसको खरीद सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद। In case you'd like to be a part of our online and in-person yoga, diet and spiritual programs, you can join our WhatsApp group below, where we post all our upcoming programs and give free tips on health, diet and lifestyle.